लगभग 50% स्टोर इन 525 में से केवल यूपी और बिहार में है। क्या रीजन रहा इसके पीछे? यूपी और बिहार क्योंकि हमारे देश के दो बड़े स्टेट हैं। शायद पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन है। पाकिस्तान तो बहुत छोटी है। टोटल वैल्यूएशन क्या हो गई? वैल्यूएशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज डिजिटल प्रेजेंस जो हुआ है, खासकर मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन, अजियो, फ्लिपकार्ट गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। इनके साथ compete करने का मैट्रिक्स क्या नजर आता है आपको? आज भी लोगों को टच एंड फील एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं। आपको क्या लगता है 2-3 गलतियां जो सबसे ज्यादा जगह दिखी हैं आपको, जिससे आप चाहते हो कि अरे बच्चों भैया ये गलती मत करना? विवेक जी ना मजाक मजाक में मेरे कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई लोगों, आज हम लोग रिटेल बिजनेस पे एमबीए करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने सिर्फ स्टोर्स नहीं बनाए, स्टोरीज बनाई हैं। टियर 2, टियर 3 टाउन में, जहां सिर्फ किराए की दुकानें होती थी, वहां पे फैशन लेके आना, अफोर्डेबल भी, अडोरेबल भी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एल्यूमिनाई रह चुके, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है वहां पे ओपीएम, उसकी पढ़ाई करके आए, यानी कि जो ओनर्स और प्रेसिडेंट्स के लिए एक मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। आज इनके खाते में 500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, 11,000 से ज़्यादा स्टाफ है, 100 मिलियन से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं। तो आप स्वागत करिए रिटेल के रियल रूलर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वी मार्ट, ललित अग्रवाल। स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हमारा आपसे एक पुराना लगभग 8-10 साल का एक रिश्ता है और आपको बहुत समय से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करता हूँ कि पहले की एक जर्नी हम आपके साथ कवर कर चुके हैं कई साल पहले, जहाँ हमने आपसे सीखा कि फादर के साथ में टेलर की दुकान पे आपने काम किया, जहाँ हमने आपसे सीखा कि मुंबई में पढ़ते हुए प्रिंटिंग प्रेस खोली, कोलकाता में एक बार आपको वाटर पार्क खोलने का भी मन में आया, वहाँ भी आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये वी मार्ट का आइडिया आपको आपके कज़न के साथ, जहाँ तक मुझे याद आया था, फिर आप उनसे अलग हो गए थे, उसके बाद वी मार्ट का आइडिया, तो ये कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने दम पे अकेले वी मार्ट चलाऊँगा? खून में रिटेल दौड़ रहा था। एंटरप्रेन्योरिज्म सर पे सवार रहता था हर समय। कुछ कर जाने की हर समय इच्छा थी। चीज़ें जो ऑर्गेनाइजिंग माइंडसेट डेवलप हो गया था। जब साथ में हम विशाल की स्थापना की थी, 3-4 साल हम साथ में मिलके वो काम किए थे। विशाल नाम आपके फादर की टेलरिंग शॉप से आया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे ये समझ में आया कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है और गैप बहुत बड़ा है। तो अल्टीमेटली बाकी सब तो एक रिस्क है जो आपको लेना था और उसके सामने आपका क्या स्टेक पे है वो देखना था। तो हर समय से वो मन में दिमाग में वो तो था ही यार कि भई सर पे जो है ना कफ़न बाँधो और निकल पड़ो। और ये पहला कफन आपने कोलकाता में बांधा था? हाँ, पहला कफ़न तो जब बॉम्बे गया था तभी बाँध लिया था। तो जो पूँजी-वूँजी थी वहाँ लगा के प्रिंटिंग प्रेस करी थी, तो तब से ही दिमाग में आ गया और चीज़ें करी है तो अच्छा लग रहा है। तो उस समय भी यही आया कि यार अपॉर्च्युनिटी थी। छोटा भाई वहाँ अहमदाबाद गया था, देखा कोई स्टोर है, मेरे को बुलाया, रात को मैं गया देखा तो लगा कि यार बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और बड़ा अच्छा शहर है और कॉन्सेप्ट करना तो था ही। तो नाम लेके कर दिया आगे। तो आई थिंक वो प्राइमरीली ना एक एक तो अंदर की एक विल पावर होती है और एक अंदर का जुनून होता है। तो जुनून जो है वो हर समय था और ये पता था कि यार चीज़ तो अच्छी बन जाएगी। बट हाँ, डेफ़िनिटली रिस्क था, इतनी पैसे भी नहीं थे, कुछ पैसे ब्याज पे भी लेने पड़ रहे थे, कुछ लोगों को जोड़ना पड़ता था, तो वो कर-कुरा के लेकिन बना लिया। आज वी मार्ट कहाँ पहुँच गया है? क्या मार्केट कैप देख रहे हैं हम? देखिए वी मार्ट का आज 525 स्टोर हो गया है। इस साल में हम 580 स्टोर तक ले जाने की कोशिश करेंगे टोटल इसको। वैल्यूएशन क्या हो गई? वी मार्ट 7,000 करोड़ की वैल्यू के आसपास का है, कभी 6.5, कभी 6, कभी 8 तो होता रहता है। सो वैल्यूएशन तो अल्टीमेटली आउटकम है आपकी परफॉर्मेंस का। वैल्यूएशन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने कस्टमर खुश हो रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और हम हर साल या हर महीना कितने नए लोगों को काम और रोज़गार दे रहे हैं। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय क्या डेली फुटफॉल चल रहा है सर? हमारे यहाँ पर देखिए आज 525 स्टोर जो चल रहे हैं, उसमें एवरेज में डेली के 1.5 लाख लोग आते हैं। वीकेंड्स पे और ज़्यादा लोग आते हैं। तो महीने में कम से कम 50 लाख लोग स्टोर पे हर स्टोर मतलब ऑल टुगेदर आ जाते हैं।
तो 6 करोड़ लोग साल में आते हैं, उसमें से 4-1 करोड़ यूनिक होते हैं और कुछ लोग रिपीट होते हैं। 6 करोड़ लोग साल भर में आ रहे हैं, 4 करोड़ नए हैं, 2 करोड़ यूनिक है, और वो 4 करोड़ का कंपाउंडिंग आपका स्टोर बढ़ने के साथ और बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप कैसे इंश्योर करते हो? वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे मन में। पहला तो ये भी आ रहा है कि मुझे याद है आपका जन्म कोलकाता में हुआ, पढ़ाई बाद में आपने उड़ीसा में करी, जी। केमोनाचिन बोले आपको या केमती अछंती बोले या हाँ, कैसे हैं बोले, हाँ। या फिर आपने अहमदाबाद से बिजनेस शुरू केम किया तो केम केमचो छो भी बोले। बोले और हाँ, कशा हो। खशा हुआ। हाँ। तो ये कैसे हुआ कि कोलकाता, भुवनेश्वर या उड़ीसा और उसके बाद फिर अहमदाबाद? अहमदाबाद क्यों चूज किया आपने पहले? देखिए, तकदीर जहाँ ले जाती है ना, आपको अपने आप को पहले तो ओपन रखना पड़ता है, सरेंडर्ड होना पड़ता है इस जगत और इस कायनात के लिए। तो ये कायनात ना आपको अपने आप गाइड करती है कि आपकी जगह कहाँ है, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है। ये सब मैं बिलीव करता हूँ एक सिंक्रोनिसिटी है, और वो जब आप उसको उस दिशा में और उस नज़र से देखते हो, उस नज़र से होने देते हो और फ्लो के बहाव के साथ में चलते हो, तो जहाँ-जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ आप अपनी अपॉर्चुनिटी और उस प्रेज़ेंट मोमेंट पे काम करके आप आगे बढ़ जाते हो। तो उससे रिज़ल्ट मिलता है। तो जहाँ-जहाँ वक़्त लेके गया, वहाँ-वहाँ आप गए और वहीं अपनी मेहनत करी और वहीं अपनी पूरी लगन से काम करी, तो आपको उससे डिसीज़न मिलता गया। तो आई थिंक कोलकाता में पैदा होने भी एक कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी होगी। मेरे पापा का उड़ीसा जाना भी एक सिंक्रोनिसिटी थी। उसके बाद मैं निकल के बॉम्बे जाना भी कोई ना कोई काम था, और वहाँ से वापस कलकत्ता आना और फिर वापस अहमदाबाद दिल्ली में जाना। आके लैंड होना और फिर अहमदाबाद में स्टोर खोलना पहला। तो ये सब अल्टीमेटली देखिए, हम जब भी कोई सी भी नए शहर में लैंड करता हूँ मैं, या किसी भी शहर में मैं विजिट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब कोई ना कोई वातावरण में कुछ ना कुछ है जो मुझे बुलाया है, और मैं कोई ना कोई चीज़ से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिससे मेरा ये जुड़ाव बन गया। तो आई थिंक ये पूरा जहाँ हमारा ही है। वेरी गुड, तो वेरी नाइस। जहाँ जहाँ लेकिन हमें आपकी सिंक्रोनिसिटी के बीच में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप बहुत केपीआईज बहुत ट्रैक करते हो। हुँ, आप टेक्नोलॉजी के साथ में हुँ, उसको सिंक्रोनाइज खुद भी करते हो, हुँ, और आप अपने हेड ऑफिस में बैठ करके 550 स्टोर्स को मॉनिटर कर रहे हो। ये आपने जो भी नंबर दिया 6 करोड़ लोग में 2 करोड़ रिपीट यूज़र है। ये रिपीट यूज़र बढ़ाने के लिए आप क्या मैट्रिक्स देखते हो? क्या करते हो कि रिपीट बढ़े? किस चीज़ पे ध्यान देते हो? कोई खास केपीआई है या कोई खास एसओपी है? देखिए, अल्टीमेटली हमारा मकसद ही यही है कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को देखें पहले तो। तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कितने कस्टमर मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, उनकी अभी तक की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उसको मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके अंदर उनकी बिल वैल्यू क्या है, उनके अंदर उनका ड्यूरेशन क्या है ना? वो कितनी बार आते हैं, कितनी कैसे खरीदते हैं। कैसे मैप तो करते हो आप उसके ये? अंदर फिर और डिटेल में जाते हैं हम, हाँ। कि भी पहले तो क्या खरीदते हैं, दोबारा क्यों आएँगे खरीदने, कब आएँगे खरीदने। तो उसकी मल्टीपल एनालिसिस है, उसकी प्रेडिक्टिव एनालिसिस है कि कस्टमर को कब हम याद करें, कब उनको मैसेज भेजें, जिससे कि वो कब आएगा। तो लार्जली कस्टमर की नीड के साथ में आपको अपने आप को अलाइन करना पड़ता है, और उसकी नीड को एंटीसिपेट करना पड़ता है, जिससे कि आप उनको राइट टाइम पे उनको हाय हेलो कर पाओ, उनको एक मैसेज भेज पाओ, उनके साथ में कोई ना कोई तरीके का इंटरेक्शन बना पाओ, एंगेजमेंट कर पाओ। एंड अल्टीमेटली वो आएगा तभी जब उसको पुरानी जो याददाश्त है, जो पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा होगा। जो प्रोडक्ट वो लेके गया है, वो 3 महीना बाद अगर वापस आना चाहता है, वो प्रोडक्ट पहन के वो खुश है, वो प्रोडक्ट पहन के वो स्मार्ट लगता है, वो प्रोडक्ट पहन के वो लोग पूछते हैं उसको कि भाई कहाँ से खरीदा, तब वो दोबारा आएगा। तो एक्सपीरियंस हैज़ टू बी वेरी गुड, एंड राइट टाइम पे रिमेम्बरेंस हैज़ टू बी वेरी एप्ट and very nicely integrated. So those are few things that one has to do, but yes, definitely repeat is a very important subject. हमारे यहाँ 72% सेल हमारी रिपीट कस्टमर से आती है। लेकिन हमें 1/3 बोला कस्टमर है, वो 72% लेके नहीं, जाते हैं 1/3 नहीं है, क्योंकि 6 करोड़ में 2 40% करोड़। कस्टमर है। 40% कस्टमर है जो कि 72% सेल देता है। रिपीट कस्टमर ज़्यादा सेल देता है। बाकी कस्टमर आता है, वो शुरू में कम लेता है, बट दोबारा जब आता है तो बहुत ज़्यादा लेता है। तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं ताकि कस्टमर रिपीट आए। बोथ प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस पे भी, फिर स्टोर के एक्सपीरियंस पे स्टोर भी। के एक्सपीरियंस। अल्टीमेटली उसकी सर्विस लेवल कैसी रही? डिड वी मेक हिम फील हैप्पी? डिड वी मेक हिम फील प्राइड? नहीं, लेकिन ललित जी आपके तो स्टोर्स कोको है, राइट? सारे कोको। सारे कोको हैं, सारे कंपनी ओन्ड है, Yes. कंपनी चला रही है। Yes. तो वहाँ स्टोर मैनेजर को और स्टोर पे जो अपना स्टाफ है उसको एक एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग कैसे देते हैं कि वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके? अंदर आना, एक्सपीरियंस करना, उससे एक रिकॉल वैल्यू जनरेट होना, उससे एक अरे वाह मोमेंट जनरेट होना, उससे ये होना कि यार मुझे वापस जाना है, यार ये वी मार्ट के साथ एक रिश्ता जुड़ना, वो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट चाहिए। जब तक एक एंटरप्रेन्योर नहीं बैठा है, एक स्टोर मैनेजर बैठ के चला रहा है और आप गुड़गांव में बैठे हुए हैं और वहाँ स्टोर मैनेजर हैंडल कर रहा है,
तो क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं आप? पहला पर्सपेक्टिव है अपनापन, कि यार पहला मुद्दा है कि क्या आप अपनापन जनरेट करवा पा रहे हो क्या? और हर इंसान अपनापन खोजता है, इंसान की फितरत है कि यार उसको रिश्ता चाहिए, उसको अपनापन चाहिए। आप स्टोर मैनेजर के साथ आपका अपनापन या स्टोर मैनेजर के साथ कस्टमर का अपनापन? पहले स्टोर मैनेजर के साथ हमारा अपनापन। तो मेरा इसमें एक सवाल है, बीच-बीच में पूछ लूँ? जरूर जरूर कि जरूर। एट स्केल अपनापन कैसे क्रिएट करेंगे? एट स्केल तो आप एसओपी बना सकते हो। जैसे आज ही सवेरे अभी जब आपके पास आया हूँ ना, उससे पहले 2 घंटा, 1.5 घंटा सारे स्टोर मैनेजर के साथ टाउन हॉल करे हमने। पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ महीने में 1 बार अपने दिल की बात, अपने मन की बात, उनकी बात सुननी, उनको बताना, उनसे बात करना, उनको मोटिवेट करना, उनको उनके बारे में समझना, और प्लस साल में एक ना एक कोई इंसिडेंट, जैसे आप यहाँ समागम करते हो, वैसा कोई ना कोई हम करते हैं जिससे हम उनसे मिल सकें, उनसे वन ऑन वन डिस्कस कर सकें। जब मैं स्टोर जाता हूँ तो उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, तो जिससे कि उनके साथ हमारा वो रिश्ता बन सके। तो वो एक फीलिंग है ना, कभी बात करके दे सकते हैं, कभी आप कम्युनिकेशन रिटर्न में भी दे सकते हो, कभी आप वीडियो में दे सकते हो। तो अब वो शब्द कैसे हैं, और बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़ जाते हैं वो जल्दी जाते भी नहीं हैं, तो मल्टीपल टाइम आपसे मिलते हैं। तो वो आई थिंक कहीं न कहीं आपको उनका भी भला करना होता है, उनको भी कुछ देना होता है। जब तक आप उनको वो दोगे नहीं, उनको वो फ़ील नहीं होगा कि सर केयर्स अबाउट मी, है ना? ललित जी मुझसे केयर, मेरी मेरी केयर करते हैं, या मेरा मैनेजर मेरी केयर करता है, तब तक वो काम नहीं होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहला है कि वो अपनापन डेवलप करवा देना। बहुत अच्छा। फिर उसके ये बाद है कि उसके अंदर, वो अपनापन आगे कस्टमर के लिए भी आए। हाँ, उसके अंदर वो कीड़ा हो, वो आइडेंटिफ़ाई करना कि यार वो उसके पास है ना, सो दैट एंड देन तीसरी चीज़ होती है कि आप कैसे उसको थोड़ा एम्पावर करो। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार आप बहुत स्ट्रिक्ट माइंडसेट के अंदर केवल उसकी त्रुटियाँ ही निकालते रहो, केवल उसकी गलतियाँ ही खोजते रहो, तब तो वो फ्रस्ट्रेट होके दूसरी नौकरी खोजने लग जाता है। और लेकिन आपको कहीं न कहीं उसको मोटिवेट भी करना होता है, कुछ ना कुछ छोड़ना भी होता है। आज भी मैंने यही कॉल दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन जब बड़ी हो जाती है, तो लोग पॉलिसीज़ बना लेते हैं, लोग केपीआईज़ बना लेते हैं, लोग एसओपी बना लेते हैं, लोग फॉर्मेट बना लेते हैं कि भई इसी फ्रेमवर्क में काम करना है, इसके अलावा करना मत, कर लोगे तो पेनल्टी है तुम्हारे ऊपर। वही मैं आज बोल रहा था, भई थोड़ी एम्पावरमेंट सबके उनके लिए भी छोड़ देना, वो ज़रूरी है। 15-20% वो अपने दिल की कर सके, अपने मन की कर सके, अपने हिसाब से उसको ट्वीक कर सके, अपने हिसाब से अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस दे सके। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ फंडामेंटल टू आवर ग्रोथ, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव ग्रोन। उसी से हम बड़े हुए हैं, उसी से हमें बड़ा होना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि कोको में आप पूरा रेवेन्यू बुक कर पाते हो, फ्रेंचाइज़ में बहुत सारे चैलेंजेज़ और भी हैं और कई बार फ्रेंचाइज़ में ऐसा होता है कि आप अपना बच्चा किसी और की गोद में दे रहे हैं और अपना बच्चा किसी और की गोद में देने में एक थोड़ा रिस्क भी होता है, आपका ब्रांड आपने किसी और की गोद में दिया है, एक रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। मुझे अच्छा लगा, आप सबके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि एट स्केल जब बड़ी टीम हो जाती है तो टाउन हॉल करके आप पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, चिट्ठी लिख के पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। आपने बताया आप इसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड करके पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और क्वार्टरली एनुअल मीट्स जहाँ पे आप उनको मोटिवेट करते हैं। मैंने भी आपके साथ एक सेमिनार दिया था आपके एक एनुअल हाँ, मीट में हाँ, हाँ, आप आए भी थे और वो उसमें। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। आपकी पूरी टीम, पूरे देश भर से सारे स्टोर मैनेजर आए हुए थे और हम कुछ ग्रोथ रेट प्लान कर रहे थे कि इतना परसेंट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इतना परसेंट बढ़ना चाहिए। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ कि मैं रिटेल आपसे बहुत अच्छा सीख सकता हूँ और हमारे आज लाखों करोड़ों लोग वीडियो को देखें, आगे चल के इसके छोटे छोटे रील्स को देखें। ये जब आप एक स्टोर डिसाइड करते हो तो फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हो कि मुझे यहाँ स्टोर घुसना है, चालू करना है मेरे को यहाँ पे, तब आप वहाँ मार्केट गैप को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, क्या आप वहाँ कंज्यूमर बिहेवियर क्या देखते हो, बाइंग पैटर्न देखते हो, आसपास का लैंडस्केप कैसा देखते हो, आपके इकोसिस्टम वहाँ कैसा है, आप टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 में जा रहे हैं तो परचेजिंग पावर चेक करते हैं आप, क्या आप कस्टमर को क्या चीज़ देख के डिसाइड करते हैं आप स्टोर को? हर व्यापार को, हर व्यापारी को, हर बिज़नेस को अपना एक टारगेट कस्टमर ग्रुप को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, या टारगेट कस्टमर ग्रुप को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किसके लिए व्यापार करता हूँ। मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कहाँ वो रहता है? कैसा वो दिखता है? क्यों यहाँ आएगा या नहीं आएगा? और क्यों हमसे खरीदेगा? तो वो सारे सवाल पहले आपके बहुत क्लियर होने ज़रूरी है। आपने कुछ उसका लुक अलाइक प्रोफाइल क्रिएट किया? पर्सोना आपके अपने हैं, आप उस पर्सोना को ही फिर ट्रैक करते हो। तो हमारा मतलब बाय बाय लक और बाय बाय इंटेंशन हमने जो प्रोफ़ाइल चुनी है, वो भारत का 80% जनता उस प्रोफ़ाइल में बैठ जाती है। अब उसमें से कुछ सुपर गुड है, कुछ एवरेज है और कुछ सो-सो है। तो आप उसको कैटेगराइज़ करते हो और फिर देखते हो कि कहाँ आप बैठ जाओगे तो आपको तीनों तरह के लोग मिल जाएँगे।
और कहाँ सबसे ज़्यादा जनता आती है, क्योंकि हमारी जो सेगमेंट है उसके अंदर 20,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये तक, 40,000 रुपये तक कमाने वाले जो कस्टमर सेट है, महीने का वो इतना कमाते हैं। वो महीना के जो कमाते हैं वो जनरली हमको अफ़ोर्ड कर लेते हैं, वो जनरली चाहते हैं। उसमें से गाँव के लोग भी आते हैं, तालुका और डिस्ट्रिक्ट के और तहसील के लोग भी आते हैं और शहर के लोग भी होते हैं। और हम ज़्यादातर इसलिए कोशिश करते हैं कि हमारा स्टोर जो है एक मार्केट लोकेशन के बगल में हो, हमारा स्टोर एक मेन रोड पे हो, हमारा स्टोर रेलवे स्टेशन के नज़दीक हो, हमारा स्टोर बस स्टॉप के नज़दीक हो, जिससे कि भई हर तरह के लोग हमको अप्रोच कर सकें। बिकॉज़ हमारे कस्टमर को ₹10 रिक्शा वाला माँग रहा है या ₹20 रिक्शा वाला माँग रहा है, उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि वो 10 वाली जगह पे जाएगा, 20 वाले पे नहीं जाएगा शायद। तो उसके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको ये भी देखना है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरे अगल-बगल में और 3 काम है वो भी हो जाएँगे ना। मेरी वहाँ बगल में बैंक का काम है वो हो जाए, वहाँ मेरे को कोई चूड़ी खरीदनी है तो वो चूड़ी मुझे मिल जाए, या मुझे वहाँ पर जो है कोई मंडी में जाना है और मंडी से 4 चीज़ और घर के लिए लेके जानी है जाते हुए तो वो भी मिल जाए। तो जनरली वो लोग उस तरह की लोकेशन में आते हैं, तो लोकेशन वैसी देखते हैं। हम सिटी में जाते हैं तो पहले सिटी के हाव-भाव देखते हैं, किस तरह के लोग हैं, कितनी तरह की यहाँ ऑफ़िसेज़ हैं, कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ मजिस्ट्रेट बैठता है, नहीं बैठता है, वहाँ किस तरह की कितनी कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ गाड़ियों की डीलर कौन-कौन हैं, वहाँ बाइकों के डीलर कौन-कौन हैं, वहाँ बैंक्स कौन-सी आई हुई है। तो उससे आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगता है कि यार कितनी पर कैपिटा इनकम होगी, यहाँ किस तरह के लोग रहते होंगे, किस तरह की मंडी है यहाँ, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है यहाँ, किस तरह के इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है कि नहीं है तो क्या है। तो वो थोड़ा आपको हाव-भाव समझना पड़ता है कि पर कैपिटा इनकम या पॉपुलेशन या वो डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, बाहर के लोग यहाँ कितना आते हैं, यहाँ के लोग कितना वहाँ बाहर जाते हैं, फिर यहाँ कॉम्पिटिशन कैसा है, यहाँ डिमांड कैसी है, मार्केट कैसा है, फिर प्रॉपर्टी कैसी मिल रही है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आपको चाहिए। जनरली हमें एक प्रॉपर्टी का हमारा एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि भई हम कोशिश करते हैं कि भई हम पूरा ग्राउंड फ्लोर मिल जाए। ग्राउंड फ्लोर होना बहुत ज़रूरी है, बट जनरली प्रॉपर्टी पूरी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिलती है। तो जनरली आपको सिंगल फ्लोर टू से सेकंड 2 फ्लोर पे जाना पड़ता है। कभी-कभी हम 3 फ्लोर पे भी जाते हैं कि भई 3,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लेट होना चाहिए मिनिमम, और कम से कम 2 फ्लोर होना चाहिए या 3 फ्लोर होना चाहिए। तो हम लुकिंग एट द लोकेशन, लुकिंग और एट द आपकी कमर्शियल प्रेफ़रेंस होती है वायबिलिटी। सिंगल प्लेट, डेफ़िनिटली हर समय प्रेफ़रेंस तो वही होगी कि सिंगल प्लेट हो, अच्छा ग्रैंडियर मत्था दिखता है। हो, ग्रैंड लुक हो, फ्रंटेज बड़ा हो, जिससे कि आपकी स्टोर, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर हम मॉल में ज़्यादा खोलते नहीं हैं। मैं यही पूछने वाला था, मैंने कभी देखा नहीं आपको मॉल में कहीं। हम लोग मॉल पे ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि हुँ। हमारा कस्टमर जो ज़्यादातर हैं, वो हमें लगता है कि जो दिखता है वो देखते हैं तो ही अंदर घुसते हैं। तो मॉल वाले एक डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं, हमारे कस्टमर थोड़े मासेज़ हैं, वो जल्दी से मॉल में नहीं पहुँचते हैं और हमारे शहरों में मॉल है भी कम, और प्लस मॉल की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी-सी महँगी भी होती है। तो आपको रियल एस्टेट के हिसाब से आपको अपना कमर्शियल वायबिलिटी भी देखनी होती है कि हाउ व्हाट इज़ योर बेस्ट आरओआई, व्हाट इज़ योर बेस्ट आईआरआर, व्हेन विल यू ब्रेक इवन। तो आपका ब्रेक इवन का पर्सपेक्टिव कैसे, तो उसका एक वर्किंग होती है खोलने के पहले कि भई कितनी सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या खर्चे आप पालने वाले हो, कितना भाड़ा देने वाले हो। रेंटल टू रेवेन्यू क्या मानते हैं कि इतना रेवेन्यू पे इतना रेंटल देना ठीक है? कम से कम मतलब 18 से 20 गुना जितना रेंटल दोगे उसका रेवेन्यू आना चाहिए आपका। तो 5 साढ़े 5% का रेंटल बढ़ना चाहिए, 6% का रेंटल बढ़ना चाहिए। अप्रॉक्सिमेटली 5 से 6 के बीच में आपका रेंटल आना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू जनरेट सम प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सुंदर। ऑन एन एक्सपेक्टेड सेल। अब एक्सपेक्टेड सेल की कैलकुलेशन इससे होती है। अच्छा, जब आप ये तो आपने फुटफॉल देख लिया, आपने ये भी बताया मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ फुटफॉल भी बताया, क्वालिटी ऑफ फुटफॉल भी बताया और कितना नज़दीक पड़ रहा है उसके बारे में बात किया। आज 510 स्टोर हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपके, मैं ठीक बोल रहा हूँ 510 स्टोर? हाँ, 525 के करीब हो गया। 525 स्टोर हैं, पर आपके लगभग 50% स्टोर इन 525 में से केवल यूपी और बिहार में है। थोड़े अब कम हो गए बट ठीक है। हाँ, हाँ, 40% है। 40% खाली यूपी और बिहार में है। हुँ। तो ये स्ट्रैटेजिकली हुआ या क्या रीज़न रहा इसके पीछे? नहीं देखिए, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारी जो जनता है, हमारी जो टारगेट सेगमेंट है, वो थोड़ी-सी मीडियम, लोअर मिडल क्लास एंड मिडल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास जिसको बोलते हैं वो है। पूरी भारत की जनता ही 80% जनता हमारी कस्टमर बन सकती है, वो हमारी थॉट है। तो यूपी और बिहार क्योंकि हमारे देश के 2 बड़े स्टेट हैं, हाइली पॉपुलेटेड स्टेट है। यूपी अगर एक कंट्री होता, तो शायद वर्ल्ड में 5वें नंबर की 5वें कंट्री नंबर में। यूपी बन जाती। तो इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। शायद पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलर। नहीं, पाकिस्तान तो बहुत छोटी है, तो यूपी बहुत बड़ा है। तो पॉइंट वो है कि यूपी अपने आप में एक देश है। तो यूपी में इतनी डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने तहसील हैं या इतनी इतनी नीचे की जो शहरें हैं, सब पे पोटेंशियल है। तो इसीलिए यूपी एज़ ए स्टेट हमने चुना क्योंकि हम क्लस्टर वे में एक्सपैंड कर रहे थे। तो यूपी में हम हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पेनिट्रेट किए। उस शहर में भी अगर और पोटेंशियल थी तो हमने मल्टीपल स्टोर खोले। जैसे स्टोर्स
सिटी लाइक लखनऊ हमारे 23-24 स्टोर हैं, वहाँ और पोटेंशियल हमें दिख रही है। कानपुर में हमारे पास 12 स्टोर है, आजमगढ़ में आजमगढ़ जैसे शहर में 3 क्लस्टर स्टोर। बेस्ड एक्सपेंशन भी इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, सो बेसिकली क्या होता है ना कि आसपास आप ज्यादा दिखे हम लोग। यस, तो आप बेसिकली आप एक भारत में ना इतनी डाइवर्सिटी है, रीजनल प्रेफरेंसेस इतनी ज़्यादा है कि हर क्षेत्र की अपनी टेस्ट है, अपना पहनावा है, अपने फेस्टिवल्स हैं, अपनी बोली है, अपने रहन सहन है। तो उसको समझना, उसकी भाषा में आना, उसके अंदर उसका हो जाना, उसकी टेस्ट का माल रखना, उसकी टेस्ट का माल देना, उस तरीके से लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फिर फॉलो करना, तो वो एक क्लस्टर में हर समय आपको बेनिफिट मिलता है। और हमने बहुत पहले ये क्लस्टर की स्ट्रैटेजी ले ली, जिससे हमने बोला भाई हमारे ग्राहक तो हमारे बगल में भी है, हमें बार-बार दूर-दूर क्यों जाके खोलना है? पहले अपने नज़दीक के मार्केट को पहले एक्सपैंड करो, उसमें थोड़ा-सा एक्सपैंड करके इससे बड़े हो जाओ। सप्लाई चेन में बेनिफिट मिलता है। सब कुछ मिलता है, सारा ही बेनिफिट। एक गाड़ी जब जाती है, तो जैसे दूध की गाड़ी जाती है, 10 जगह देती भी जाती है, वैसे ही हमारी गाड़ी निकलती है मिल्क वैन कॉन्सेप्ट में, सब जगह माल देती भी चली जाती है। तो एक ही गाड़ी 6 स्टोर को दे आती है, 5 स्टोर को दे आती है। इससे कॉस्ट एफिशिएंसी कॉस्ट एफिशिएंसी आती है, टाइम टू रिप्लेनिश बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब भी नीड होती है तो रोज़ गाड़ियाँ निकल जाती है कि भैया रोज़ माल पहुँचा दो, हर 2 दिन में माल पहुँचा दो। सो वही अगर दूर-दूर खोले होते मैनेजमेंट में तो ईज़ीनेस हो जाती है कि कभी कोई स्टोर मैनेजर कहीं छुट्टी पे गया है, कोई बीमार हो गया तो दूसरा आदमी उसको सँभाल लेता है, एक रीजनल मैनेजर टूर ले लेता है। मार्केटिंग में एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने में, भई दैनिक जागरण में मुझे ऐड देना है, तो दैनिक जागरण में एक फ्रंट पेज ले लिया, तो पूरी पूरा जगह यूपी पहुँच कवर गया, हो उसकी गया। उससे डील अच्छी हो जाती है। तो आपको मार्केटिंग बेनिफिट मिलते हैं, आपको एक टेस्ट का बेनिफिट मिलता है, आपको एनालिसिस होती है, कस्टमर में ब्रांड इमेज बनती है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है क्लस्टर के। उस क्लस्टर के बेनिफिट्स को हमने समझा वेरी नाइस और हमने पॉइंट टू देखा, नोट। और उसको देखो, मन तो दिल तो करता है कि भाई कन्याकुमारी में भी दुकान खोल दूँ और कश्मीर में भी खोल दूँ, बट उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले फ़ायदा ये है कि आप अपनी जो नियरेस्ट टेरिटरी है, जहाँ पोटेंशियल है, आपको वहाँ के हिसाब से ठीक करना है। तो वो पहले उसको पोटेंशियल को पहले इवॉल्व कर लो, बाद में बाहर निकलो। अच्छा, यही कारण भी है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देख करके आप अपने स्टेट्स को आपने डिसाइड किया। इसमें यूपी बिहार को आप कवरेज देते इतनी बड़ी पॉपुलेशन में काफ़ी समय लगाया आपने। मेरे ख्याल में मैं पिछले 15 साल से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यूपी और बिहार में आप ज़्यादा समय दे रहे थे। और यही कारण है कि आपने गुजरात में, क्योंकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ आपने 10-15 से ज़्यादा स्टोर खोले ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि हर स्टेट की ना अपनी एक स्ट्रेंथ है, हर स्टेट की अपनी एक कॉम्पिटिटिव पावर है, हर स्ट्रेंथ की अपनी एक पर्सोना है। तो हमारे देश में ना आप अगर शेयर मार्केट में देखोगे, तो सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? गुजराती। गुजराती, उसके बाद राजस्थानी या महाराष्ट्रियन। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, जिसको बोलते हैं सेविंग ज़्यादा करते हैं और खर्च कम करते हैं। वहाँ लोगों के माइंडसेट में भी एंटरप्रेन्योरिज्म ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, बट एंटरप्रेन्योरिज्म ज़्यादा है। तो उन स्टेट में ऑलरेडी रिटेल का नेटवर्क बड़ा होता है, लोग स्पेंड कम करते हैं, पर कैपिटा ज़्यादा है, बट सेव ज़्यादा करते हैं। हमारे राजस्थान में अभी भी आप चले जाओगे तो 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी पैंट मज़े से पहन के घूमता है। तो अभी भी उसको कंज़्यूम ज़्यादा करना नहीं है, उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। बट हमारे यूपी बिहार में आप जाओगे तो भाई दिवाली में भी चाहिए, तो होली में भी चाहिए हमको तो वो अभी भी अपने एस्पिरेशन को ज़्यादा देता है। मेरी सेविंग क्या हो रही है, मेरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है या एफडी है, उसकी चिंता नहीं है। हमारे यहाँ एक उड़ीसा है जिसके अंदर 12 महीने में 13 त्योहार ऐसे होते हैं जहाँ नए कपड़े पहनते हैं। 13 त्योहार होते हैं 12 महीने में। अब वो सब स्टेट जो है ना, वो आपको गुजरात में भाई दिवाली में खाली पहनेगा। तो देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर मोर कंज्यूमिंग इन सर्टेन कैटेगरीज व्हिच स्पेंड्स मोर। तो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, और जहाँ आपको गैप भी ज़्यादा मिलता है कि भाई एंटरप्रेन्योर, जहाँ दुकानदार खुद ही जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ जाके आप बिजनेस जल्दी से नहीं सेटअप कर पाते हो। जहाँ गैप है वहाँ आप जल्दी कर पाते हो। अभी एक तो जब आपने बताया कि इतनी तरह के सामान चाहिए, मैं एसकेयूज़ पे आना चाहता हूँ। एक स्टोर में कितने एसकेयूज़ होते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? आपकी डेड इन्वेंटरी ना हो, रुके ना हो, स्लो मूविंग ना हो। पर उससे पहले अपैरल मार्केट कॉम्पिटिटिव इतनी होती जा रही है। अब आज डिजिटल प्रेजेंस जो हुआ है, खास मीशो, मिंत्रा, अमेज़न, अजियो, फ्लिपकार्ट गाँव-गाँव तक पहुँच गए हैं। तो इनके साथ कम्पीट करने का मैट्रिक्स क्या नज़र आता है आपको? फिजिकल स्टोर में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ कस्टमर एक्वायर करने में इन्वेस्टमेंट है डिजिटल में। तो आपको ये दोनों में क्या स्ट्रैटेजी ज़्यादा पसंद आई? आपको फिजिकल स्टोर की स्ट्रैटेजी ज़्यादा पसंद आई? रिसेंटली आपने एक आई थिंक लाइम रोड आपने कंपनी एक्वायर भी करी है, तो जितना मैं पकड़ पा रहा हूँ। तो आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है और आपकी क्या प्रेफ़रेंस रही है स्ट्रैटेजी में? नहीं, देखिए, वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट इवॉल्व्ड इकोनॉमी भी है ना, वहाँ भी ऑनलाइन का जो शेयर है वो मैक्सिमम 25% का है।
तो आज भी लोगों को टच एंड फील एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं। और हमारा देश जहाँ हमारा जो सेगमेंट जिसको साल में 2 या 3 बार ही खरीदना है, उसके लिए दिवाली का कपड़ा खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है, शादी का कपड़ा खरीदना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जनरली फ़ोटो देख के ले लोगे क्या? तो वो भाई ऐसे ही सोचता है। तो वो भी अपनी एक्सपीरियंस करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, वो भी पूरी अपनी क्वालिटी को भरपाई करना चाहता है। जनरली हमारा कस्टमर और सेगमेंट जो आपके है, कस्टमर के पास थोड़ा टाइम है भी। टाइम भी है और वो चाहता भी है, और उसको साल में 2-3 बार ही निकलता है, तो उसको फीलिंग भी चाहिए कि मैं राजा हूँ, मैं दुकान में जाऊँगा, सामान माँगूँगा, मुझे खातिर होगी मेरी। तो उसका वो एक्सपीरियंस, एक उसका जो भाव चाहिए वो भी चाहिए। तो ऑनलाइन डेफ़िनेटली आज की एक सुविधाजनक मार्केट के अंदर बहुत सुविधा हो गई है। जिनको कुछ क्विक चीज़ चाहिए, कुछ भूल गया, कुछ अभी चाहिए। अब हमारे यहाँ भी जैसे लोग जो थोड़े से गाँव में रहते हैं, उनको बार-बार शहर आने में दिक्कत होती है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं। तो इसलिए हमने ऑनलाइन का ये चैनल एक्वायर किया, उसके अंदर हम ओमनी चैनल बनाए। क्या कर रहे हैं आप लाइमरोड में? लाइमरोड एक मार्केट प्लेस था जो हमने एक्वायर किया। उसके अंदर हमारा मकसद ये था कि भी हमारी जो इतनी बड़ी जनता जो हमारे साथ शॉप करती है, उनको जब उनकी नीड हो और वो स्टोर पे ना आ सके, तो वो ऑनलाइन जाके खरीद सकें। तो वहाँ सारे एसक्यू तो लाके वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट लाइव हो गए। हम उसके अलावा भी मार्केट प्लेस बनाए हैं, तो हमने और भी वेंडर को वहाँ ऑनबोर्ड किया है। कैसा परफॉर्म कर रहा है लाइमरोड? अच्छा कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बिकॉज़ अभी ऑनलाइन बिज़नेस प्रॉफिटेबल ज़्यादा होता नहीं है। तो ऑनलाइन में जितने भी बड़े प्लेयर हैं, वो सब बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं लॉसेस के साथ। तो बहुत तरह की स्कीम्स, बहुत तरह के प्रमोशंस, बहुत तरह के एक्विजिशन कॉस्ट वो स्पेंड करते हैं। तो ऑनलाइन का बिज़नेस अभी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, बट ज़रूरी ज़रूर है। इसकी ब्रांडिंग पोजीशनिंग वही रखेंगे आप लाइमरोड या वी मार्ट जी, की तरफ? जी, लाइमरोड। क्या कारण लाइमरोड। उसका, वी मार्ट क्यों नहीं किया उसको आपने? नहीं, ठीक है। देखिए, हमारे पास एक और चैनल था जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो हमने बोला कि भई एक नया चैनल हम शुरू करें, जो हमारा एक डिजिटल आर्म बनेगा। तो हमारी जो साउथ में कंपनी चलती है उसका नाम अनलिमिटेड है, वो भी हमने कंपनी एक्वायर करी थी। उसका भी नाम हमने वही रखा, क्योंकि लोग वहाँ उसको उससे पहचानते हैं। और वी मार्ट का अपना एक इसके अस्तित्व है। 30-40 स्टोर थे शायद। हाँ, जब हमने लिया था तो 72 स्टोर थे। 72 थे। हाँ, हाँ। तो अभी कम से कम 95 स्टोर हो गए हैं उसके। तो अ, इसीलिए हमने एक डिजिटल आर्म बना दिया लाइमरोड। तो लाइमरोड हमारा डिजिटल आर्म है, जो तीनों वर्टिकल को कैटर करता है, और उसके अंदर कुछ और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी मिलता है। तो उसके कस्टमर सेट भी थे, उसके अंदर थोड़ी-सी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग भी है। तो वो दोनों चीज़ हम चला रहे हैं, बट ओवरऑल डिजिटल सेल्स हमारा 10% के करीब कंट्रीब्यूट करता है। 90% हमारी सेल्स जो है वो ऑफलाइन ही है। 10% इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पहले से परफॉर्म कर रहा था? नहीं जी, 10% इसलिए भी कर रहा है कि जो क्योंकि हमने भी अपने डिजिटल हमारे अपने प्रोडक्ट को हमने डाल दिया, तो हमारे कस्टमर वी मार्ट के कस्टमर भी उसमें 35% है, जो कि 1/3 कस्टमर हमारे वी मार्ट वाले हैं, जो उसमें जाके अपने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। स्टोर से भी खरीद रहे हैं, उनको कोई साइज़ नहीं मिली, उनको कोई कलर नहीं मिला, तो वो स्टोर से भी ऑर्डर कर देते हैं, तो उनके घर आ जाता है। ये आपने इसको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी डिजिटल को, पर फिजिकल में भी ललित जी अभी रिलायंस ट्रेंड आ गया, पैंटालून्स हो गया, ज़ूडियो हो गया, एच&एम हो गया, मैक्स हो गया, विशाल मेगा मार्ट भी हो गया, वी टू रिटेल भी हो गया। कंपटीशन तो बढ़ रहा है और बिल्ड हो रहा है और लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स और आ रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे आप कैसे इंश्योर करते हो कि एक्सपैंड करते 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 गलती ना हो जाए कोई? नहीं, गलती तो देखो इंसान रहेगा तो करेगा ही, हम्म। नहीं तो भगवान बन जाता। कौन सी चीज़ों को तो पकड़ना चाहते हो आप? नहीं, देखिए बहुत सारी एरियाज़ हैं। हमारे यहाँ पर रिटेल में ना बहुत माइक्रो डिसीज़न मेकिंग होती है। बहुत छोटे-छोटे डिसीज़न्स होते हैं। मल्टीपल मतलब गलतियाँ तो होती है, लेकिन आपको डिसीज़न अगर 100 लेने हैं, 100 में से आप अगर 30 डिसीज़न गलत लेने लग जाओगे तो आप नुकसान में आ जाओगे। 10 डिसीज़न जब तक गलत लोगे तब तक आप फिर भी बच जाओगे। तो कोशिश करनी होगी कि आपके डिसीज़न्स गलत कम हों, और गलतियाँ होंगी, इंसान से ही होती है, होगी। तो एरिया सभी है, अल्टीमेटली बड़ी एरिया होती है आपकी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो? कब कितना बेचना है, कैसे रिप्लेनिशमेंट करता है, कैसे सप्लाई चेन मैनेज करना है, कैसे प्रोडक्ट राइट बनवाना है, राइट क्वालिटी बनवानी है जिससे फुल प्राइस सेल थ्रू आए, जिससे राइट आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मिले। तो प्रोडक्ट मेन ड्राइवर होता है कि प्रोडक्ट की गलती अगर हो गई तो आप बाकी जगह पे भी गलत हो जाओगे। फिर देन स्टोर एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे यहाँ इंटीग्रिटी इश्यूज़ भी आते हैं, कस्टमर के अंदर भी होता है। तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, आपके गलत डिसीजन वहाँ ना हो जाए, कोई गलत संगत में लोग ना फँस जाएँ। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं, चेक्स रखने पड़ते हैं, ऑडिट्स करनी पड़ती है, जिससे कि आप अपने प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम चेक करो कि उसकी एडहेरेंस है ना, और टाइम टू टाइम चेक करो कि प्रोसेस भी सही है ना। अगर प्रोसेस में भी गैप है तो उसको वापस से रिवाइज़ करो, उसको ठीक करो। अपने डेटा को कंट्रोल मजबूत करते हैं, अपने डेटा की एनालिटिक्स मजबूत करते हैं। आज के ज़माने के अंदर एआई वगैरह आ गया है, और ज़्यादा अच्छा काम आप कर सकते हो
और ज़्यादा इंटेलिजेंटली काम कर सकते हो, तो उनकी यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा उस पे स्कोप है, उसको और थोड़ा इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भाई भी क्या सीख हो। रहे हैं एआई? मैं तो क्या सीखूँगा, मैं कैसे प्रयोग कर सकें और क्या है जिससे हमें बेनिफिट मिले, उतना ही सीख लें तो बहुत है। तो अब तो टीम है जो काम कर थेफ्ट की सकती बात आपने करी, नॉर्मली थेफ्ट टू रेवेन्यू कितना आप देखते हैं अपने वी-मार्ट में? है। हम लोग जो श्रिंकेज रिपोर्ट करते हैं, जिसको श्रिंकेज बोलते हैं हाँ, हम वो 0.5% आपका? 1.2-1.3% के करीब श्रिंकेज रिपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर दोनों होता है। एक तो जो माल नहीं मिला वो भी होता है, और जो माल नहीं बिक सकता है वो भी होता है। तो जो नहीं बिक सकता है, खराब हो गया, फट गया, दाग हो गया, कुछ गंदा हो गया, कुछ टूट गया, तो वो भी उसमें ही जाता है, या नहीं बिक रहा है जिसको आपको राइट ऑफ करना है, तो 1.3% के करीब श्रिंकेज रिपोर्ट करते मैंने ज़ूडियो का चेक किया था, आई थिंक 1% के नीचे है ज़ूडियो का हैं। श्रिंकेज। और वो आई थिंक अपने एफिशिएंसीज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अपने आप को ज़ूडियो जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहा है, आप भी प्राइस पॉइंट पे बहुत एग्रेसिव हैं कि आप कहीं न कहीं परचेज़ पे बहुत ध्यान रख रहे हैं, प्रोक्योरमेंट पे, सप्लाई चेन पे बहुत ध्यान रख रहे हैं आप। ये तो मैं पहले से ही महसूस कर पा रहा हूँ, है ना? मैं पहले से ही ऐसा फ़ील करता हूँ कि आई थिंक आपकी कमाई सेल से ज़्यादा परचेज़ में होगी। और ऐसा मैं कई बार बोलता भी हूँ अपने इवेंट्स में। आपकी तारीफ़ भी करता हूँ इस मामले में। मैं आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स और पैट पे के डिफरेंस पे आऊँगा अभी। मैं देखना चाहता हूँ कि पैट आपका कम रहा, ऑपरेटिंग मार्जिन्स अच्छे रहे बहुत, और पिछले साल आप प्रॉफिटेबल हुए अपने पैट में भी, आपने काफ़ी अच्छा रिकवर किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप प्रोक्योरमेंट में, परचेज़ में, प्राइस पॉइंट्स को इतना कंट्रोल रखते हैं और पीछे वेंडर्स को बहुत अच्छा पैसा नहीं भी दे रहे हैं, बहुत कंट्रोल्ड पैसा दे रहे हैं, बावजूद उसके उनसे रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, वो लंबा चल भी रहे हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं इसके पीछे? देखिए, हमने एक टैगलाइन लिखते हैं अपने ब्रांड इमेज के नीचे कि वी क्रिएट वैल्यू एंड मेक आवर इकोसिस्टम प्राउड। तो हम जो है ना, हमारा मकसद ही इस बिजनेस में रहने का ये है कि हम जिसके साथ भी जुड़ें, जो भी हमारे साथ जुड़े, उसको वैल्यू क्रिएट हो, नंबर वन। दूसरा है कि भाई वैल्यू तो क्रिएट हो, और साथ में उसको ये भी फीलिंग होनी चाहिए कि यार मेरी इस एसोसिएशन से मुझे बहुत प्राइड है, मुझे बहुत गर्व है, जिससे कि वो रिलेशनशिप लंबी चले। तो ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होती है सबके लिए। बट ये भी ज़रूरी है, सबसे पहला प्राइमरी ऑडियंस कौन है? कस्टमर। सबसे पहला कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है, वो सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेरा भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेरा जो वेंडर उस पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली उस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली मुझ पे डिपेंडेंट है, उसका भी ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए। एंड हर चीज़ों की एक कॉस्ट है, उसकी बॉटम अप प्राइसिंग होती है। जो मैंने अपने पापा के टेलर की दुकान में सीखा था कि भाई बचपन में ही जब मुझे पैंट बनाने या कोई कपड़ा किसी का आ जाता था सिलाई के लिए ना, तो मास्टर बोलता था भैया आज मेजरमेंट दे दीजिए। क्यों? बोला दो सफारी सूट का ऑर्डर आया, आपकी पैंट साइड से निकाल देंगे। तो एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, कैसे आप राइट वे में मेजरमेंट लेते हो, कैसे कटिंग करते हो, कैसे उसकी डिजाइनिंग करते हो, क्या चीज़ से क्या बनती है, कितनी कॉस्ट होती है। तो बॉटम्स अप कॉस्टिंग का एक जो फॉर्मूला होता है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अल्टीमेटली एक कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका इंग्रेडिएंट कॉस्ट क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट सर्विसेज क्या है, उसको कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है, कौन से तरह के लेबर लगते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो कॉस्ट प्लस मॉडल को आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, जिससे कि आप अपने वेंडर को भी बता पाओ, अगर उसकी कोई कॉस्ट महंगी है तो उसकी हेल्प कर पाओ कि भैया वो प्रोक्योर कर सके, उसकी कॉस्ट को आप कम करवा पाओ, उसके साथ वर्कशॉप कर पाओ, उसकी अगर प्रोडक्शन लाइन ठीक नहीं है तो उसकी लाइन को ठीक करवा पाओ, उसके प्रोसेसेस ठीक नहीं है तो उसके प्रोसेसेस को ठीक करवा पाओ, जिससे कि आपकी कॉस्ट उधर कम हो। जब उसकी कॉस्ट कम होगी और वो कुछ कमाएगा, तभी आपसे काम करेगा, क्योंकि आपको तो ग्रो करना है। अगर आपका वेंडर ग्रो नहीं करेगा तो आपको कल माल कौन देगा? So we need to leave some margin, but we need to also ensure that he is not making too much of money or he is not doing lot of wastages. अगर वो वेस्ट करेगा, जो जितने जितने मीटर थान में जितना पैंट निकलना चाहिए उतना नहीं निकाल के कम निकालेगा और वेस्टेज करेगा, तो ना उसके घर में जाएगा ना मेरे घर में जाएगा। तो टेक्निकली भी हमें उसको स्मार्ट बनाना आप है। अपने सप्लायर को सपोर्ट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, उसके इकोसिस्टम को बेटर कर रहे हो, सब कर रहे हो। आपकी कॉस्टिंग उससे कंट्रोल आ रही है, तभी हम लोग आपने बताया कि भाई अल्टीमेटली पहला विनर कस्टमर होना चाहिए, वही हम सबको जिताएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कॉग्स टू रेवेन्यू इंडस्ट्री में आपका कैसा है? जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है रेवेन्यू के मुकाबले, वो परसेंटेज कैसा है और इंडस्ट्री का कैसा है? ये डिपेंड करता है कस्टमर से, मतलब मार्केट के अंदर किस सेगमेंट में आप डील कर रहे हो। वैल्यू रिटेलिंग में जनरली जो होता है वो हमारा और बाकी वैल्यू रिटेलर का ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ वैल्यू रिटेलर्स हैं, जैसे आप रिलायंस का नाम लिए, ट्रेंड्स का नाम लिए, या आपने पैंटलून का नाम लिया, उनके लॉजिक होते हैं क्योंकि उनको थोड़े से हायर प्राइस बना के उनका जो मार्कअप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इनिशियल मार्कअप ज़्यादा होता है, वो कुछ डिस्काउंट्स पे ज़्यादा माल बेचते हैं, तो फाइनल
मार्जिन सिमिलर बैठता है बट तरीके अलग अलग हैं। तो ऑनलाइन वालों का दिखाते बहुत ज़्यादा है, फिर डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं, तो वो आपको दिखता है वैसा, बट अल्टीमेटली फाइनली एवरीबॉडी हैज़ सिमिलर लेफ्ट आउट मार्जिन। करने के तरीके हैं, आप अगर ज़्यादा मार्जिन रखोगे तो शुरुआत में आप कम बेचोगे, फिर डिस्काउंट में ज़्यादा बेचोगे। आप जब शुरुआत में वैल्यू प्राइसिंग होगी, ऑनेस्ट प्राइसिंग होगी, तो ज़्यादा फुल प्राइस सेल थ्रू आएगी आपकी। कस्टमर को पता है कि यार ये कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट देती नहीं है, इसकी प्राइस जेन्युइन है, तो वो नए-नए जब फ्रेश माल आता है तभी वो खरीद लेता है। उसको पता है कि यार ये माल सही दाम में लगा हुआ है। तो वो डिपेंड करता है आपके बिज़नेस लॉजिक आपने क्या बनाए हैं, आपके बिज़नेस प्रपोजिशन क्या है, उससे आपका मार्जिन कितना आता है। एक फिलॉसफी आपकी कहाँ ज़्यादा फोकस की रहती है, सेल्स पे या परचेज पे? देखो अल्टीमेटली तो सेल ही सब कुछ है, बट उसका इंग्रेडिएंट तो नहीं बाइंग है लेकिन ना। मार्जिन नहीं बचा ठीक और आपने सेल्स मार्जिन एक्सपैंड की कर दी। बात की है, पहले तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना भी होता है ना। आपको तो इतनी वैरायटी प्रोड्यूस करानी है, हर चीज़ राइट होनी चाहिए, टू द फैशन होनी चाहिए, टू द कॉस्ट होनी चाहिए, टू द क्वालिटी होनी चाहिए और इन द टाइम होनी चाहिए। कि जिस वक्त में दिवाली अगर अभी है और दिवाली के पहले अगर मुझे ये देना है तो दिवाली के पहले ही देना, दिवाली के बाद माल आया तो क्या काम का? दिवाली के बाद भेजूंगा तो क्या करूंगा? इतनी सारी चीज़ें देखते हुए हेडेक नहीं होता था? नहीं, इतनी बड़ी जनता दी है भगवान ने, 12 साढ़े 12,000 टीम मेंबर काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। हमें तो खाली ऑर्केस्ट्रेटर की तरह म्यूजिशियन को थोड़ा सा डायरेक्शन देना है, थोड़ा सा अच्छा हाथ ये हिलाना है। बताइए आपके एक स्टोर में कितने एसकेयूज होते हैं? हमारे यहाँ कम एवरेज में 8,000 SKUs एक हम स्टोर रखते हैं। में? हाँ। वाओ! हम्म। 8,000 एसकेयूज! कैसे इंश्योर करते हैं सारे फास्ट मूविंग हो? स्लो मूविंग, नॉन मूविंग कम से कम हो? पूरी उसकी एक साइकिल को मेंटेन करना होता है। अल्टीमेटली तो डिसीजन जो होता है ना, शुरुआत होती है फोरकास्टिंग कैसे कर रहे हो, कितना बिकने वाला है वो कैसे निकाल रहे हो, कितना प्लान कर रहे हो, कौन सी डिज़ाइन बनवा रहे हो, कैसी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, कहाँ से प्रोड्यूस करवा रहे हो, कितनी अच्छे से प्रोड्यूस करवा रहे हो, कब माल ला रहे हो, कहाँ भेजना है वहाँ भेज रहे हो या कहीं और भेज दे रहे हो, फिर उस जगह पे जब भेज रहे हो तो वहाँ अच्छे से लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, वहाँ कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए मार्केटिंग करी है कि नहीं करी है, कस्टमर को डील कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ठीक तरीके से, फिर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं है जिससे कि वो रिपीट आए। तो ये सब चीज़ इंटर रिलेटेड है, कोई भी एक चीज़ से नहीं होने वाला है, हर चीज़ों का कुछ ना कुछ श्रेय है जिससे कि फास्ट प्रोडक्ट बिके, फुल प्राइस में बिके, अच्छा मार्जिन छोड़ के जाए, डेड स्टॉक ना क्रिएट करे। तो वो सब एक प्रोसेस ही है, हर प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ता है आपको। स्लो मूविंग या नॉन मूविंग स्टॉक कितना परसेंट होता है आपके रेवेन्यू में? देखिए 10-15% माल जो है हर समय कहीं ना कहीं फंस कुछ ना जाता है। कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ स्टोर के लिए गलत होता है कि भाई इस तरह की ऑडियंस यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं बिकता है, क्या करते हैं गलती उस हो केस गई। में? तो अगर कोई हो गया तो डिजिटली आइडेंटिफाई करते हैं, इंटर स्टोर मूवमेंट भी करते हैं कि भाई कुछ इस स्टोर से उस स्टोर में माल भेज दिया, जहाँ बिक रहा है वहाँ भेज दिया। कोशिश पहले ये करते हैं कि बिक जाए, अगर वहाँ भी नहीं बिकता है तो फिर उस पर डिस्काउंट्स लगते हैं, थोड़े बहुत डिस्काउंट से बिक जाते हैं। नहीं बिकते हैं तो फिर कुछ एक माल ऐसा होता है जो कि हमें लौटिया को भी बेचना पड़ता है। तो वो थोड़ा उसका प्रोसेस बना हुआ है जिसके अंदर, बट कोशिश यही करनी होती है कि भाई कम से कम आपको मूवमेंट करना पड़े, कम से कम आपको डिस्काउंट लगाना पड़े जिससे कि आपके मार्जिन्स बचे। आपका पिछले सालों में स्टोर्स बढ़ते भी गए और आप कोविड में थोड़ा तकलीफ आया था आपको, उसके बाद भी स्टोर्स बढ़ते गए। अब ये 2 फिलॉसफीज़ है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ। जितना स्टोर्स खोलते जाऊँगा रेवेन्यू भी आएगा, अगर मेरा मार्जिन मेंटेन्ड है तो मैं ज़्यादा अच्छा पैठ दिखा भी पाऊँगा लंबे समय तक। और एक हो गया सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो अब वो बहुत हेल्दी माना जाता है। आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसी स्टोर से रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए? एक आम आदमी को अगर आप समझा सको तो उसमें किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि यार क्या किया जाए कि ये स्टोर आज 1 करोड़ रुपए कर रहा है और अगले साल ये स्टोर 1.5 करोड़ करना चाहिए या 2 करोड़ करना चाहिए? देखिए अल्टीमेटली तो एक ब्रांड का एक एक छाप होती है ना, कस्टमर का एक एक्सपीरियंस होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रांड इमेजरी, उसको हम बोलते हैं ब्रांड रिकॉल वैल्यू, है ना। तो हर चीज़ जैसा जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बेस्ट प्रोडक्ट दें, बेस्ट एक्सपीरियंस दें, जिससे कि वो एक व्यक्ति जो खरीद के जाता है, उससे जुड़े हुए 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग उसके पड़ोसी हैं, उसके मामा, चाचा, ताऊ के बेटे हैं, भतीजे हैं, तो वो सबको पता लगे, उनको बताए, जिससे कि और ग्राहक आए। तो जब आप अच्छा काम करोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि और कस्टमर आप ड्राइव कर सको। अभी भी पूरी ऑर्गेनाइज्ड जो इंडस्ट्री है, उसमें ऑर्गेनाइज रिटेल है, वो 30-35% के अराउंड होवर कर रहा है। 65% अभी भी लोग जो है बाजार से, रोड से, छोटे मेले से, दुकानदार से खरीद रहे हैं। और प्लस हमारी इंडिया की कंजम्पशन भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। हमारे भारतवर्ष में कंजम्पशन मतलब लोग पहनना भी अच्छा चाहते हैं, नए नए सुंदर दिखना चाहते हैं, सोशल मीडिया का अवेयरनेस है, लोग
अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, तो आज की डेट में वैसे भी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो आपको उसका शेयर मिलना चाहिए, आपको और एक्स्ट्रा आना चाहिए। एंड हाउ रेलेवेंट आर यू, हाउ रेलेवेंट इज द प्रोडक्ट, हाउ रेलेवेंट हैज बीन द एक्सपीरियंस, दैट इज हाउ द कस्टमर देन कम्स इन। तो आपकी ब्रांड इमेजरी कैसी है, आप प्रोडक्ट कैसे लगा रहे हो, और क्या नया लॉन्च किया आपने। उससे तो आपको प्रोडक्ट लगता है आपका कि जिस बार-बार सीजन में आएगा? अच्छा माल अगर आता है, तो हुँ। कस्टमर अपने आप, जो मैंने बोला था पहले कि भाई शहद रखो तो सही, मधुमक्खी अपने आप आ जाएगी, तो वो अपने आप आ जाती है। आपने 2003 में शुरू किया था वी मार्ट, 2010 के आसपास, 2008-9 के आसपास प्राइवेट इक्विटी से फंड लिया आपने और आपने तेज एक्सपैंड किया। मुझे याद है उस समय 8-10 स्टोर आपको बंद भी करने पड़े थे, है ना? वो लॉस में चले गए थे। फिर कोविड के टाइम पे भी आपको एक लॉस आया था, उसमें भी आप कुछ लॉस में गए, मैं आपके पेपर्स पढ़ रहा था। अब अगर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की कोई तैयारी कर रहा है और आपसे एमबीए इन रिटेल सीखने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है 2-3 गलतियाँ जो सबसे ज़्यादा जगह दिखी हैं आपने रिटेल में, जो वो करते हैं, जिससे आप चाहते हो कि यार ये बच्चों भैया ये गलती मत करना, जो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं और उनको पता भी नहीं चलता, इग्नोरेंटली कर जाते हैं, वो क्या है? विवेक जी ना मजाक में मेरे कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे हैं, तो नहीं नहीं, देखिए जी, अल्टीमेटली मैंने पहले भी बोला है ये वाली बात कि ना जब आप जब थोड़ा अच्छा चलने लग जाता है ना तो इंसान जो है ना बहने लग जाता है, उसको लगता है कि मैं ही बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं जो सोचता हूँ अच्छा करता हूँ, और बहुत स्पीड में करने जाऊँ हर जगह, मेरा नाम से तो यहाँ चल जाएगा, मेरे नाम से वहाँ चल जाएगा, मैं यहाँ दुकान खोलूँगा तो वहाँ भी हो जाएगा। बट आपको अपने बेसिक जो ज्ञान है, बेसिक जो थॉट प्रोसेस है, बेसिक फंडामेंटल चेक पॉइंट्स है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको बार बार मेंटेन करें, बेसिस को ना भूलें, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें करते रहें, अपनी अपनी ग्रोथ को और अपनी कैपेबिलिटी को, कौन-सा दोनों बेसिक को बहुत फंडामेंटल है? क्लियरली। आप अगर आइडेंटिफाई आपने किया हो, देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हो, बेसिक फंडामेंटल क्या है जो सबसे ज़्यादा लोग लार्ज फॉर्मेट रिटेल में गलती कर रहे हैं? ये फर्स्ट इज आपकी अपनी जो सेगमेंटेशन है वो क्लियर रहे, आप डिस्ट्रीब्यूट या डाइवर्सिफाई तो नहीं कर रहे हो, आप बार बार कभी 30,000 फुट का दुकान खोल दिया, कभी 30,000 फुट की दुकान खोल दी, कभी आपने जो है कन्याकुमारी में जाकर खोल दिया, कभी आपने देहरादून में खोल दिया। तो आपकी एक अपनी क्लस्टर फिलोसॉफी, आपकी अपनी एक कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी स्टोर आइडेंटिफिकेशन, आपके अपने फिनेंशियल्स, आपके अपने वेंडर, आपके अपने प्रोसेसेस, आपकी अपनी इंटरनल टीम, आपकी जो भी इस पूरे सिंक्रोनिसिटी, जो पूरे फ्लो को मेंटेन करते हैं, वहाँ की स्पीड, वहाँ जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो अगर सिस्टम एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करेगा, आप देखो कहीं पर भी हमारे यहाँ ट्रैफिक लग जाता है, क्यों लग जाता है कि कुछ ना कुछ चोक पॉइंट हमने बना दिए होते हैं, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स बिल्ड कर देते हैं, कंस्ट्रेंट बिल्ड कर देंगे तो ट्रैफिक बन जाता है, और ट्रैफिक बन जाता है तो हाहाकार मचती है, तो ऐसा बार बार ट्रैफिक क्रिएट होता है तो कियोस हो जाता है। तो वही कियोस जब बन जाएगा तो आपकी चीज़ें खराब हो जाएगी, आपके अगर साधन ठीक बने हुए होंगे, ड्रेन ठीक बना हुआ होगा तो रोड पे पानी नहीं जमा होगा, रोड पे पानी नहीं जमा होगा तो रोड नहीं टूटेगी, रोड नहीं टूटेगी तो ट्रैफिक नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ चीज़ें लीडिंग इंडिकेटर होते हैं जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो जो नया स्टोर आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो हो, चाहे वो जो स्टोर की टीम वहाँ काम कर रही है उसके उसके मोटिवेशंस हो, या उसकी स्किल्स हो, या उसकी उसकी इंटीग्रिटी हो, या उसका कल्चर हो, या आपको अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करने के तरीके हों, या आपके मार्केटिंग करने के तरीके हों, या आप जो पूरा इकोसिस्टम में मेंटेन कर रहे हैं कि भाई वेंडर ये मार्जिन लेना चाहिए, राइट प्रोडक्ट आना चाहिए, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी गलत आ जाएगी तो प्रॉब्लम है, वहाँ आप लूज़ कर जाओगे तो प्रॉब्लम है, आप राइट डिज़ाइन नहीं समझ पाओगे तो प्रॉब्लम है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एरियाज़ वेयर यू कैन मेक मिस्टेक, एंड देयर कुड बी फ्यू एरियाज़ व्हिच यू मेक परपेचुअली, यू कैन लूज़ आउट द गेम, बिकॉज़ मार्जिन्स तो फाइनली बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे हैं। वो मार्जिन्स को अगर आप नहीं ध्यान दोगे, वो इतनी मेहनत करने के बाद ही आप उतनी मार्जिन निकाल पाओगे, और जनरली रिटेल ट्रेड इतना कॉम्पिटिटिव भी है और इतना वेरिएबल भी है और इतना इवॉल्विंग है, रोज़ नया फैशन आता है, रोज़ नए तरह के तरीके फिट आते हैं, रोज़ नए तरीके के कपड़े आते हैं। तो यू नीड टू कीप थिंकिंग, कीप इनोवेटिंग, कीप लुकिंग एट थिंग्स एज वेल एज मेंटेन योर एग्जिस्टिंग थिंग्स एंड एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल एंड द बेसिक फंडामेंटल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, कि भैया अल्टीमेटली कस्टमर को क्या चाहिए, अल्टीमेटली कस्टमर को कैसे वैल्यू दे रहे हो। समझ नहीं आता आप कौन-सा वाला प्रश्न पूछो, आप एक बार में इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं और इतनी सारी चीज़ें पकड़ में आती हैं, पर लेकिन आई विल स्टार्ट अगेन। मैंने आपका मार्केटिंग का जो कॉस्ट देखा, मैंने देखा कि आई थिंक बाकी लोग कई बार 6 टू 7%, 8% मार्केटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू होता है, आपका 2% से कम है। तो आप मार्केटिंग पे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपका ये जो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन अप्रोच है, वही मार्केटिंग का काम पूरा कर देता है? या आपकी कोई और फिलॉसफी है कि आप मार्केटिंग पे पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमारी बड़ी फिलॉसफी तो ये है कि देखो हमारा कस्टमर हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। अच्छा।
till the time you have not been able to make him his brand, your brand ambassador, it doesn't work. ये और बड़ा जब वो मुश्किल ब्रांड काम है। एम्बेसडर बनता है, जब उसको आप सेटिस्फाई करते हो, उसको आप अमेज करते हो, अमेज का मतलब वो जाकर दिखता है यार सच में ये चोरी का माल तो नहीं है, इतना सस्ते में इतना अच्छा माल इतने अच्छे से मिल रहा है मुझे। तो जब तक वो अमेज फील नहीं करेगा, जब तक वो सरप्राइज नहीं फील करेगा, तब तक जाके वो 10 लोगों को फोन ना करेगा, तब तक वो जाके आपका ज्ञान नहीं देगा, आपका गुण नहीं। और जब वो बोलना शुरू करता है तो उससे बड़ी एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है, उससे बड़ी मार्केटिंग नहीं है, वो डीप रूटेड मार्केटिंग होती है। और वो हमारी बिलीफ है कि यार जब तक हम वो ना कर लें, बाकी तो फर्जीवाड़ा है। बाकी आप बुलाओ, स्कीम दे दो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस खड़े कर दो, रोल मॉडल ले आओ, बट दोज आर नॉट वॉट यू आर वॉट योर कस्टमर स्पीक्स अबाउट यू, you are what you are presenting to your customer. So it has to be an organic marketing largely, and that is our belief system. उस बिलीफ में क्या होता है, अपने आप ही आपकी चीजें ठीक होती है तो ही रिजल्ट आता है। चीजें जब रिजल्ट नहीं आता तो अपने आप जाके देखो कि भैया अंदर कुछ कमी है, कुछ ना कुछ अंदर जो है वो चीजें टूट रही है, कुछ ना कुछ प्रोसेस फ्लो टूट रहा है, कोई ना कोई तरीका गलत हो रहा है, आप अपने अंदर जाके ठीक करने लग जाते हैं। तो और हमारा कस्टमर जो है अभी भी उसको वैल्यू क्रिएट करना है, वैल्यू देनी है। तो अगर मैं 5% मार्केटिंग का खर्चा करूंगा तो लूंगा किससे भाई? चार्ज तो कस्टमर को ही करूंगा, और वो मेरा कस्टमर वो उतना पैसा दे नहीं सकता है। So you have to be very true to your customer, you have to honest to your customer, and that is how you have to control your own cost, that is how you have to take those control decision, and that is how you have to make your strategy so that you are able to deliver sustainable value to the customer. कोई एक दो चीजें बताओ जो आप कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। यार इस पे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इससे जरा कॉस्ट गड़बड़ हो जाती है। आप चाहे प्रोडक्ट की कॉस्ट देख लो ना, उसके अंदर आप चाहे वेंडर का मार्जिन देख लो, या प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट की कॉस्ट देख लो, चाहे आप अपनी सप्लाई चेन की कॉस्ट देख लो, चाहे आप बेसिक जो ऑपरेशनल हमारे कॉस्ट होते हैं उसमें रेंटल्स होता है बहुत बड़ा कॉस्ट, वो अगर गड़बड़ हो गया, आप बहुत स्वेड अवे हो गए, नहीं मेरा तो ये मॉल में दुकान होनी चाहिए, मेरा तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, मेरे को तो बॉम्बे में ऐसी दुकान चाहिए, तो फिर भैया आपका कस्टमर वो नहीं है और आप वहाँ जाके 200 रुपये स्क्वायर फीट की दुकान ले लोगे, तो आप नुकसान तो करोगे ही ना। वो उस तरह की कॉस्ट जो फिक्स्ड इन नेचर होती है वो आप बहुत बड़ी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, और उसके हिसाब से भी मॉडल बिल्ड करते हैं, बट हमारा अपना मॉडल ऐसा है तो हम उस सब जगहों पे अपनी कॉस्ट कंस्ट्रेंट लगाते हैं। हमारे अपने पास कितने एम्प्लॉय होनी चाहिए, उनकी एफिशिएंसीज कैसी होनी चाहिए, बिजली का यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैसी एफिशिएंसी जनरेट कर सकते हैं हम, वहाँ के एल्गोरिदम बिल्ड कर सकते हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट कैसी होनी चाहिए। तो हर एरिया में आपको काम करना होता है। कहीं भी अगर आपकी वेस्टेजेस हो रही हैं, कहीं भी इनएफिशिएंट ऑपरेशन हो रहा है, या कहीं भी आपके परचेजेस महंगे हो रहे हैं, या आपने बॉटम्स अप वर्किंग नहीं करी, तो आप नुकसान कर लो, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। तो एरिया सारे ही हैं, तो एनी ऑफ दोज एरिया कैन अभी डिविएट यू। कितने टोटल कितने सप्लायर हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं वी मार्ट के इकोसिस्टम में? 700 सप्लायर है जो एक्टिवली काम करते हैं। 700 सप्लायर एक्टिवली काम करते हैं। आप वो सप्लायर के साथ में कॉस्ट कंट्रोल करते वक्त किन एक दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं? यार ये कैसे, क्योंकि अगर आपकी परचेज सस्ती नहीं है तो दिक्कत आ ही जाएगी सारी, और आपने बताया वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो कैसे आप सप्लायर आइडेंटिफाई कैसे करते हो, उसके साथ नेगोशिएट कैसे करते हो, आप अपनी टीम को क्या ट्रेन करते हो? यार इन चीज़ों का ध्यान रखो। नहीं देखिए, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। बॉटम्स अप कॉस्ट निकालने का तरीका, कहाँ प्रोडक्शन कर रहा है उसका भी नॉलेज होना। हर शहर की अपनी एक कॉस्ट है, हर शहर में एक मिनिमम वेजेस, हर स्टेट में एक मिनिमम वेजेस है, हर शहर में कैपेबिलिटीज़ हैं, इकोसिस्टम है कि कहाँ कैसा इकोसिस्टम बना हुआ है, हैं? वहाँ किस मार्जिन में लोग काम करते हैं, कितनी तरह की फैक्ट्रीज़ लगी हुई है, क्या दाम में लेबर मिल जाती है, क्या काम कितने ईज़िली कन्वर्ट हो सकता है, वो सब देखना पड़ता है आपको पहले। फिर आपको देखना पड़ता है कि उसकी जो फैक्ट्री लग रही है, उसका जो इकोसिस्टम वो बिल्ड कर रहा है, उसमें कैसे एफिशिएंसी जनरेट कर रहा है, आप अपनी कॉस्टिंग मॉडल में कैसे काम कर रहे हो, उसके अंदर भी आप अपनी कंजम्पशन कैसे निकल रही है, आपकी जो जो लेआउट आप कटिंग करते हो, पीस को काटते हो, बनाते हो, उसमें कितनी एफिशिएंसी निकाल रहा है। अगर वो 100 मीटर के थान में 85% की एफिशिएंसी निकाल रहा है और 15% वेस्ट कर रहा है तो दिक्कत है। तो उसको 92% कैसे कर सकते हो, वो कैसे लाओगे? उसकी परचेजिंग जो पीछे हो रही है फैब्रिक की, वो राइट मील से हो रही है ना, वहाँ हम नेगोशिएट करते हैं मील वालों से कि भई उसको राइट दाम में मिले। तो देयर आर मल्टीपल चेन ऑफ एक्टिविटीज़ व्हिच यू नीड टू कंट्रोल, जिससे कि आप उसको राइट ला पाओ। जो क्या लेबर क्या मैन टीम पावर साइज़ जो है लगती आपकी है, जो प्रोक्योरमेंट देखती है, सप्लाई चेन देखती है, परचेज देखती है? प्रोक्योरमेंट में टीम 125 लोगों की है, जो प्रोक्योरमेंट देखती है। उसके अलावा क्वालिटी के लोग हैं, उसके अलावा सप्लाई चेन के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। लवली। तो आप अपने वेंडर्स के लिए भी इवेंट्स करते हैं? जी। सप्लायर्स के लिए भी इवेंट्स करते हैं?
ये जो सप्लायर्स हैं, ये आपके एक्सक्लूसिव सप्लायर्स हैं या सबके लिए बनाते हैं, औरों के लिए भी बनाते हैं? नहीं देखिए, हम कोई सप्लायर के साथ ऐसा कोई बंदिश नहीं रखते हैं कि वो हमें ही केवल दें। डेफिनेटली अगर हमारा काम ज़्यादा है तो हमारे साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बट हम भी चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ बाहर का काम करें, दूसरे दूसरे रिटेलर का भी काम करें, जिससे कि उसको भी नॉलेज आए, उसको थोड़ी सी और सीखने का मौका मिले, और जो जो सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप, जहाँ अच्छा आप माल सप्लायर बनाता है। पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको इतना ट्रेन कर रहे हो, उसकी परचेजिंग पे भी हेल्प कर रहे हो, उसकी लाइन बैलेंसिंग कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट अगर सबको दे दिया जाएगा। देखिए, ये जो हमारे यहाँ जो सर की लकीरें हैं ना, ये हमारी हमारे पास ही रहेगी। कोई रगड़ के भी ले जाएगा तो जाएगा नहीं। सो यू नीड टू हैव अ बिलीफ ऑन दैट। और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि वी क्रिएट वैल्यू एंड मेक आवर इकोसिस्टम प्राउड। जब तक उस बिलीफ में केवल सेल्फिशनेस होगी तब तक काम नहीं होगा। तो आपको बार-बार ये देखना होगा कि उसको आप वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो ना। सप्लायर को। जब तक वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो तो आपका आपका काम आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। इंडस्ट्री ग्रो करे, क्या प्रॉब्लम? कभी-कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, कहीं सप्लायर, आप तो ये फ़ील कर रहे हो, सप्लायर भी ये फ़ील करता है, ये तो नहीं सोचता यार वी मार्ट ने मेरे को निचोड़ लिया, इतना सस्ते में ले लिया, यार उधार भी हो गया, कुछ ना कुछ तो करता भी होगा, पर अल्टीमेटली वो खुश है, तभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लंबे वो समय से ग्रो जुड़ा कर है। रहा है, तभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हुँ। तो सप्लायर हमारे जो है साइकिल या स्कूटर पे घूमते थे, वो आज बड़ी-बड़ी मर्सिडीज़ बेंज लेके घूम रहे हैं। तो वो जिनकी जिनकी 20 मशीन भी नहीं चलती थी, वो आज 2-2 मशीन चला रहे हैं। तो लोग तभी ग्रो किए हैं जब हम कुछ छोड़ते हैं, अगर हम नहीं छोड़ते तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, लेकिन आज ये फिर भी इच्छा और चाहिए वाली तो रहती है। बट ये भी होती है इम्पोर्टेंट कि कंसिस्टेंसी ऑफ बिज़नेस कहाँ है, एश्योरेंस ऑफ पेमेंट कहाँ है। आप कितने दिन का पेमेंट साइकिल है आपका? हमारा 60 दिन का, 90 दिन का, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, या वो हम 60 दिन की एवरेज पेमेंट साइकिल में देते हैं। तो एक एक तो होता है ट्रस्ट, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, तीसरा होता है कि भी एक रिलेशनशिप, चौथा होता है आप अपना काम कैसे बना रहे हो, आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज हो रही है, आपकी वेस्टेजेस कैसी है। तो हर सप्लायर सब कुछ देखता है ना? सब सालों से लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी रिलेशनशिप चाहिए, उनको काम, अच्छा काम मिलता कहाँ है। तो हर व्यक्ति कमाई देखता है। हम तो उनको कमाई छोड़ के फिर लेके आते हैं। हमारे यहाँ कब कमाई आएगी हमें पता नहीं होता है। तो हम तो फिर एक बेट खेलते हैं, हमारे लास्ट में हमें कुछ बचेगा तो बचता है। उनको तो हम कमाई दे के ही माल खरीदते हैं ना। ठीक बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे समझना चाहता था, क्योंकि इतने आप अफोर्डेबल माल बेच रहे हैं और अडोरेबल भी है, केवल अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा ब्रांड एम्बेसडर बने भाई। पहली कोर फिलॉसफी ये है कि वो जाए और जब तक उसको वो अमेज ना फील करे, जिसको हम लोग बोलते हैं अरे वाह, है ना? ये जब छोटी-छोटी आइटम्स हैं वो खरीदता है, आपका एवरेज बास्केट वैल्यू या एवरेज ऑर्डर वैल्यू या एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू मैं देख रहा हूँ ₹1000 के आसपास है। तो ये इसको बढ़ाने के लिए आप क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं? देखिए, और ये कैसा रहा पिछले, इसका ट्रेंड कैसा रहा है अब तक? हाँ, मतलब हम लास्ट 7-8 साल के अंदर ₹650 से ₹850 पे आए हैं। तो वो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। बट हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर सेट है ना, उस कस्टमर सेट के पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं है, और वो एक बार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, और वो पूरा वार्डरोब मेरे यहाँ से भी नहीं खरीदेगा। वो डेफिनेटली मार्केट में रिसर्च करेगा, जो चीज़ में हम अच्छे हैं वहाँ हमसे ज़्यादा खरीदेगा, कुछ चीज़ों में नहीं है तो और आगे जाएगा। तो हम मल्टीपल तरीके से उसको वार्डरोब स्टडी करते हैं, समझते हैं कि क्या वो खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा है, क्या हम नहीं दे पा रहे हैं उसको, क्या चीज़ हम उसको और दे सकते हैं, क्यों नहीं खरीद रहा है हमसे। तो हम बहुत सारे कस्टमर सर्वे करते हैं, बहुत सारे कस्टमर के घर जाके उनसे समझते भी हैं। मल्टीपल तरह के हम काम सर्वेज और मल्टीपल तरह के ग्रुप डिस्कशंस कस्टमर के साथ करते हैं, जिससे कि कस्टमर हमको फीडबैक देता है। हम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरह से समझते हैं, अलग-अलग सेट ऑफ कस्टमर से समझते हैं, भी वो क्या चाहता है, हमारे पास नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ से के लेता है, वहाँ क्या मिल रहा है, क्यों नहीं हमारे पास आता है, क्या बात है, क्यों नहीं हमारे यहाँ से पूरी चीज़ खरीदता है और कहाँ से खरीदता है। तो वो उन सब चीज़ों को हम समझते, हम अपनी वार्डरोब शेयर बढ़ाने के लिए हम उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कौन सी प्रोडक्ट में हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, उसको स्ट्रेंथ को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह अब ये सारे काम में टेक्नोलॉजी का हमेशा बड़ा रोल रहता है। अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि भाई एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से बात करनी चाहिए, ताकि अपने पास में ठीक असेसमेंट आ सके एआई से। अगर कोई नया बिज़नेस चालू कर रहा है, 5-10 आउटलेट खोला है अभी और उसको टेक पे ध्यान देना है, तो क्या चीज़ आप उसको सजेस्ट करेंगे? यार ये वाली टेक्नोलॉजी पे ज़रूर ध्यान दो। ये बेसिक फंडामेंटल है कि भई आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहले जो है आपको एक टेक्नोलॉजी में डालनी चाहिए। आपकी इन्वेंटरी टेक्नोलॉजी पे दिखनी चाहिए। क्या बिक गया, जो सेल्स है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होनी चाहिए। डेटा सिक्योर्ड होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यार हमें पता है, मैं गद्दी पे बैठता हूँ, मैं कैश काउंटर पे बैठता हूँ, क्या माल है, कितना माल है, कौन-सा बिक गया, मुझे सब दिखता है। ऐसा होता नहीं है। याददाश्त जो है ना बहुत रिसेंसी की होती है, बहुत शॉर्ट टर्म होती है।
टेक्नोलॉजी थोड़ी लॉन्ग टर्म याददाश्त भी रखता है और वो रिपोर्ट निकाल के दे देता है, तो कई डिसीजंस आपके जो है वो राइट हो जाते हैं। तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स, इन सब चीज़ों को सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। और उसके बाद डेफिनेटली उसके अंदर क्या एनालिटिक्स आप लगा सकते हो, फिर उसके मल्टीपल चीज़ें को आप देख सकते हो, क्या-क्या चीज़ आप उसमें, आपके बिज़नेस साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको और क्या चाहिए। अब अगर रिटेल में 2-3 केपीआई देखने हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो क्या देखते हैं आप कि यार ये वाला केपीआई बड़े इम्पोर्टेंट है यार, ये कंट्रोल में रहने चाहिए, तब धंधा कंट्रोल में रहेगा? ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो सेल्स पर स्क्वायर फीट है, सेल्स पर स्क्वायर कि फीट। भई आपकी जो सेल्स पर स्क्वायर फीट आपने जो टारगेट करी है, वो आ रही है कि नहीं आ रही, है ना? वो क्यों सब सेल्स पर स्क्वायर फीट सबसे इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ आपकी ज़्यादातर कॉस्ट फिक्स्ड है ना? तो आप एक साइज़ ऑफ स्टोर लेके बैठते हो, तो उस साइज़ हर स्क्वायर फीट की एक कॉस्ट है। उसकी रेंट की स्क्वायर फीट पे कॉस्ट है, उसके ऊपर लाइट लगाओ, उसके ऊपर एसी लगाओ, उसके ऊपर झाड़ू-पोंछा लगाओ, उसके ऊपर माल रखो, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। हर स्क्वायर फीट पे आपकी एक इन्वेस्टमेंट लगती है, हर स्क्वायर फीट को आपको मेंटेन करना पड़ता है, हर स्क्वायर फीट को फीड करना पड़ता है और फिर हर स्क्वायर फीट से आपको रेवेन्यू निकालना पड़ता है। तो जब तक आपकी वो स्क्वायर फीट वाली कैलकुलेशन सही नहीं बैठेगी, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए स्क्वायर फीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज़ योर सेल्स पर स्क्वायर फीट एंड व्हाट इज़ योर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट एंड हाउ डू यू बिल्ड अ मॉडल। तो आप जितनी स्क्वायर फीट रखोगे, खाली रखोगे तो भी नहीं चलेगा कि भैया मैंने यहाँ माल लगा लिया, वो खाली है यार, दुकान नहीं चल रही है। खाली दुकान कस्टमर देखेगा तो वापस और उठ जाएगा। तो इसलिए इन्वेंट्री पर स्क्वायर फीट भी आपको आपको इन्वेस्ट करना होता है। सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू स्क्वायर फीट। सो सेल्स पर स्क्वायर फीट इज़ द की ड्राइवर, उसको आपको देखना ज़रूरी है। आपकी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ हर साल हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि कॉस्ट आपकी बढ़ती रहती है हर साल। इन्फ्लेशन है तो कॉस्ट बढ़ेगी, और लेकिन अगर आपकी सेल नहीं बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिटेबल गिरने लग जाएगा। तो वो आपकी इम्पोर्टेंट है। फिर आपको देखना है कि आपका स्टॉक रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी डेज ऑफ कवर ऑफ इन्वेंट्री तो नहीं भाग रही है। तो ये सब 2-3 मैट्रिसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोथ हाइजीन के पर्सपेक्टिव से एज़ वेल एज़ द प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। अब डेज ऑफ इन्वेंट्री की अभी आपने बात करी, स्टॉक की, उसके आपने लाइफ स्पैन की, एजिंग की बात करी, तो इसमें कोई नंबर होता है कि यार इतने दिन के अंदर ये माल निकल जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं रहना चाहिए? सब डिपेंड करता है बिज़नेस वर्टिकल के ऊपर, सेगमेंट के ऊपर, है ना? जनरली रिटेलर जो है 80 से 100 दिन की इन्वेंट्री पे काम करते हैं। 80 से 100 दिन की इन्वेंट्री पे काम करते हैं। जो 60 दिन की इन्वेंट्री पे कर सकता है, वो सुपर सक्सेसफुल हो जाता है। वाह! जो 120 दिन की इन्वेंट्री पे चला जाता है, वो वहाँ स्लो हो उसको तकलीफ जाएगा। होने लग जाती है। क्योंकि वो तो वही वाला बात है ना, जो ठेले सब्जी की दुकान पे जब जाते हो, तो अगर ताज़ा-ताज़ा सब्जी होती है, तो उसकी दुकान में से माल जल्दी उठता है। किसी की सब्जी 1 दिन पुरानी या बासी हो, तो बासी सब्जी तो बासी ही है ना, कोई हाथ नहीं लगाना चाहेगा। तो बेसिकली वही बात है, तो फैशन में भी वही बात है कि भई हाउ फ्रेश इज़ योर इन्वेंटरी? हाउ हाउ कितनी कितना तड़का माल है। तो टटके-टटके जो गरम-गरम समोसे उतारोगे तो जल्दी बिक जाते हैं भैया, और वो स्वादिष्ट भी लगते हैं। अच्छा, ये आपका ऑपरेटिंग मार्जिन तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन आपका पैट हमने देखा कि कई जगह पे भी थोड़ा कम रहा, और आप अभी पिछले साल लॉस करके इस साल आपने वापस आपने अच्छा रिपोर्ट किया है प्रॉफिट, और अच्छा जंप आया है। तो कारण क्या है आपके ग्रॉस मार्जिन से पैट में क्यों इतना असर आ रहा है? देखिए वही बात है, अगर आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट नहीं ग्रो करती है या लाइक फॉर लाइक ग्रोथ नहीं आती है, या आपकी कॉस्ट ज़्यादा ग्रो कर गई और आपकी सेल उतनी ग्रो नहीं करी, तो आपको चैलेंज आएगा। और वही हुआ है लास्ट, आप कोविड से अगर देखेंगे, हम कोविड के पहले जो थे और कोविड से अगर हम देखेंगे, तो हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ी है, लेकिन सेल्स उतनी नहीं बढ़ी। हमने जो नए स्टोर खोले थे उस समय, वो डिसीजन हमारे साथ कुछ अच्छे नहीं हुए। हमने जो कंपनीज एक्वायर करी थी, वहाँ हमारे को थोड़ी सी पेन रही है। तो उससे आपका जो ओवरऑल जो इंडिकेटर है वो हिल गया। पिछले साल हमने 2-3 साल से हम लगे हुए थे कुछ-कुछ काम करने में, वो अब थोड़ा ठीक हुआ है। तो उससे अब हम अगले पिछले साल से हमारी लाइक फॉर लाइक सेल जनरेट कर पाए। लाइक फॉर लाइक सेल जनरेट हो गई, तो अब सेल्स पर स्क्वायर फीट बेटर हो गई। तो आपकी अब रैशनलाइज़ेशन करके आपका प्रॉफिटेबिलिटी आने लग गया। तो अल्टीमेटली तो ये वर्किंग ऑफ मल्टीपल थिंग्स है, एंड एवरीथिंग शुड कम अप इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट कैलकुलेशन, सो दैट यू आर एबल टू जनरेट दोज़ प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो भी आप सवाल सारे पूछ रहे थे, वो सारे सवाल से निकल के आए हम, जिससे कि ये मॉडल बन सके। ये जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके, छोटे शहरों में बहुत जल्दी-जल्दी जॉब छोड़ देते हैं अगर थोड़ा 4 पैसे कहीं ज़्यादा मिल जाए, और स्किल्ड मैनपावर भी नहीं होती है। मैनपावर को स्किल करने में इतना टाइम निकल जाता है, इन्वेस्टमेंट लग जाता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, पैसा लगता है। 3 से 6 महीने की तनख्वाह लगती है, जब तक वो रेडी होता है, उसको 4 पैसे कोई और दे, वो छोड़ के चला जाता है, तो वो उसको आप कैसे रिटेन करते हैं? क्योंकि अब इतना बड़ा स्केल है, 5 साढ़े 500 आउटलेट हैं, स्टोर्स हैं आपके, बड़े स्टोर्स हैं, अच्छे स्टोर्स हैं, और इतने सारी मैनपावर लगी हुई है, और उनको वहाँ पे अब रोक के रखना और आपके साथ चलते रहें, क्या ध्यान रखते हैं, क्या फिलॉसफी चल इसके पीछे? देखिए वन सेकेंड, ये पूरा जो काम है, एक तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि भई आप उसको
कितना सिखा रहे हो, कितना खुश कर रहे हो, उसका घर कैसे चला रहे हो, उसके लिए इंसेंटिव्स क्या हैं, उसके लिए मोटिवेशंस क्या हैं, उसको काम करके मज़ा आता है कि नहीं काम में पेन है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग फर्स्ट टाइम जॉब वाले लोग होते हैं। ज़्यादातर जो लोग पहली बार नौकरी खोजते हैं वो रिटेल में देखते हैं कि रिटेलर बन जाऊँ, रिटेल में काम कर लूँ। तो फर्स्ट टाइम जॉब वाले बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जो पहली बार जॉब कर रहे हैं। जिनको कितने हम दिन में ट्रेन ट्रेन कर करते हैं। लेते हैं आप उन्हें? सर हमारे पास प्रोसेस बने हुए हैं जहाँ 15 दिन के अंदर हम उसको ट्रेन कर देते हैं और 15 दिन से वो फ्लोर पे आने के लिए तैयार हो जाता है। तो बट फ्रंट एंड में लोग जब हैं तो कस्टमर बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे दुकानदार आके उनको बात करते हैं। तो कई तरह की वहाँ उनको लुभावन दे के लोग ले भी जाते हैं या लोग भी चले जाते हैं। तो डेफिनेटली एट्रिशन इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट। बट फिर भी आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस वैसा होना चाहिए कि रेगुलर आप जब भी लोग जाएँ या आएँ तो आप उसको ट्रेन कर सको। बट यस, द स्टोर मैनेजर शुड बिहेव इन दैट वे। वो बिहेवियर अपना वैसे रखे, अपनी टीम बॉन्डिंग वैसी बनाए, अपना रिश्ता उन एम्प्लॉय के साथ वैसा क्रिएट करें। हर समय फाइनेंशियल चीज़ें नहीं होती है, कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होती है। लोग रिश्ता भी बनाना चाहते हैं, तो हम उसी पे बिलीव करते हैं अभी भी। अगर वो टीम जहाँ की कल्चर अच्छी है, जहाँ अपनापन है बच्चों में, जहाँ लोग एक दूसरे को अपना एक परिवार समझते हैं और परिवार को जल्दी से कोई छोड़ के नहीं जाता है 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए। तो वो फीलिंग जब आ जाती है तो एज ए टीम वो अपने आप अपने टारगेट अचीव करते हैं और इंसेंटिव्स अर्न करते हैं। वो इंसेंटिव अर्न कर लेते हैं तो वैसे भी नहीं छोड़ के जाते हैं। और वो अगर नहीं कर पाते हैं, बीच में कोई जुड़ाव होता है, तो फिर लोग दिखता है हमें एट्रिशन में। इंसेंटिव सारे लेवल्स पे हैं वहाँ पे स्टोर हर में? लेवल पे, हर लेवल पे है। और कैसे इंसेंटिव्स हैं? एक आदमी जनरली टारगेट बेस्ड इंसेंटिव होते हैं। हम्म, मल्टीपल तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम चलते रहते हैं जिसके अंदर लोगों को टारगेट मिलते हैं और उसके अंदर वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अपने अपने इंडिविजुअल एरिया ऑफ डिपार्टमेंट का भी टारगेट होता है, अपना पूरे स्टोर का भी टारगेट होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन में कुछ स्कीम वर्क करती है। कभी कभी कुछ कुछ पर पीस इंसेंटिव भी हम अनाउंस कर देते हैं, कभी कुछ और तरीके के छोटे मोटे प्रलोभन दे देते हैं। तो अच्छा, एक होता है वॉक इन, एक होता है कन्वर्जन और एक होता है रिपीट बायर। आप अपने आप को कहाँ अच्छा देखते हैं? हमारे यहाँ कन्वर्जन अच्छा होता है, क्योंकि हमारा कस्टमर सेट ऐसा है और हमारे पास इतनी वैरायटी होती है कि वो जब आता है तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाता है। बट हमारा बिल साइज़ जो है वो छोटा है, तो हमारा बिल साइज़ इतना बड़ा नहीं बन पाता है, तो वो हमारे यहाँ थोड़ी कमी है। कन्वर्जन हमारे यहाँ अच्छा है, डेफिनेटली कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, फुटफॉल नेचुरली अच्छी होती है। ये जो राइट असॉर्टमेंट का है ना इशू, ये हम कई बार सोचते हैं, पर आपने बोला अभी हालांकि कि टेक्नोलॉजी से आप देखो, चेक करो, उसको स्टडी करो, तो ये कैश फ्लो पे कई बार हम समझते हैं कि पॉइजन बन जाता है रिटेल के लिए। कोई भी रिटेल के बिजनेस के अंदर जैसे जैसे इन्वेंट्री डेड होने लगती है, उसकी एजिंग बढ़ने लगती है और डेड स्टॉक होता है, फंस जाता है पैसा, और रोटेशन में दिक्कत आने लग जाती है। अगर इसको ध्यान में रखना चाहता है कोई रिटेलर, तो क्या चीज़ कैसे पकड़े, कैसे इसको स्पीड से? देखिए, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, तो आपको आइडेंटिफ़ाई तो ज़रूर करना पड़ेगा और आपको उसके पहले 30 दिन में आपको एक रुझान समझ में आ जाता है कि पहला 30 दिन जब आपने माल डाला, उसी से आपको रुझान समझ में आ जाएगा कि ये जो है ऊँट किस तरफ बैठेगा और ये किस तरफ खड़ा होगा। तो वो रुझान आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उस रुझान के हिसाब से आपको उसकी एक्शंस लेने पड़ेंगे, वेदर इन टर्म्स ऑफ योर प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ योर डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ योर सेल्समैनशिप और इन टर्म्स ऑफ योर रिपीट परचेज़ और रिपीट बाय और नॉट। तो वो आपको रुझान लेना बहुत ज़रूरी है और रुझान से आपके दोनों तरह के डिसीजन होने चाहिए कि फ्रंट एंड के डिसीजन क्या हैं और बैक एंड के डिसीजन क्या हैं। अगर आप जो चीज़ नहीं बिक रही है वैसी चीज़ें और ऑर्डर दे रखे हो, माल और बनवा रहे हो और मंगा रहे हो, तो वो और जाम हो जाएगा। और जो बिक रहा है वो आप जल्दी से जल्दी कैसे बेचो, और जो नहीं बिक रहा है अगर उस दाम में नहीं बिक रहा है तो उसको दाम ठीक करो, उस जगह नहीं बिक रहा है तो उसकी लोकेशन चेंज करो। तो वो आपको बार बार अपना थॉट प्रोसेस को देखते रहना पड़ेगा। आप अलर्ट डालते हैं पहले 30 दिन का कोई कि 30 सब दिन में? प्रोसेस तो है ही, कितना परसेंट हो जाना चाहिए सेल थ्रू, उसके सबकी टेक्नोलॉजी बिल्ड है, रिपोर्ट्स बिल्ड है, उनके डिसीजन मैट्रिसेस बिल्ड है, उस हिसाब से प्रोसेसेस लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना ललित जी, कस्टमर सामान ले गया तो कंप्लेंट्स का रेशियो कैसा रहता है? कंप्लेंट्स आती हैं कभी, यार कपड़ा ठीक नहीं है, या वापस करो, या रिटर्न करो, या रिफंड करो, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? कैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं? कोई टर्न अराउंड टाइम है या कोई मेट्रिक्स है, कोई केपीआई है उसका? नहीं, बेसिकली उसके अंदर सबसे पहला प्राइमरी तो देखिए, हमारे यहाँ 5 से 6% का एक्सचेंज रेट है। कस्टमर आता है, एक्सचेंज करा के जाता है। उसमें कुछ कस्टमर वैसे भी आते हैं जो उस प्रोडक्ट से खुश नहीं है या क्वालिटी से खुश नहीं है, तो उसके लिए भी एक्सचेंज कराते हैं। और कुछ कस्टमर यूज़ करके भी लेके आते हैं कि भाई इसमें त्रुटि हो गई है या ये चीज़ ख़राब पड़ गई है। तो उसकी भी प्रॉपर एनालिसिस होती है, कैप्चर होता है। उसकी एक पूरी क्वालिटी टीम है हमारे यहाँ, 27 लोगों की टीम है,
जो पूरे इंडिया में हर वेंडर के पास जाती है, चेक करती है, प्रोडक्ट क्वालिटी पैरामीटर सेट है, उसके प्रोसेसेस सेट है, लेबोरेटरीज अलाइंड है जिसके साथ में उनकी टेस्टिंग्स वगैरह होती है। तो पूरा क्वालिटी का प्रोसेस है, जो भी ऐसी कमियाँ आती है उसको हम चेक करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर वापस उसके इनपुट देते हैं, उससे हम प्रोडक्शन टीम को वापस से सजेशन देते हैं कि क्या चेंज किया जाए, किसका ध्यान रखा जाए, किस वेंडर का माल गलत आ रहा है, किस जगह का माल गलत आ रहा है। तो उसकी अगर कोई वेंडर की गलती होती है तो उसको पेनल्टी भी लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और पर अब एक क्वेश्चन है कि आगे के लिए क्या, वी मार्ट का आगे क्या विजन है? देखिए वी मार्ट जनता की दुकान है, तो जनता के अंदर जाना चाहिए। अभी भी भारतवर्ष की 125 करोड़ की जनता है, अभी तक तो हम केवल 4-5 करोड़ जनता तक पहुंच पाए हैं। तो बहुत सारा स्कोप है। ऑर्गेनाइजेशन पीछे बिल्ड कर रहे हैं हम, तीन ब्रांड फॉर्मेट हमारे चल रहे हैं। तो अब उस ब्रांड फॉर्मेट से हमें लगता है कि अब हम 525 दुकान पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट 4 साल के अंदर इसको हम डबल करना चाहिए हमें, और जगह पे पहुंचना चाहिए, और शहरों में आना चाहिए, और लोकेलिटीज़ में जाना चाहिए। तो इसी जो बेच रहे हैं उसको और बेटर करके बेचना चाहिए। कुछ यूथ पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा आनी चाहिए। तो माइंडसेट वही है कि भाई इस बिज़नेस को एटलीस्ट 20% की रेट से हर साल ग्रो करना चाहिए। तो वो ग्रो करेगा दो चीज़ों से, कुछ नए स्टोर खुलेंगे, कुछ लाइक फॉर लाइक स्टोर से सेल्स आएगी। तो दोनों चीज़ों की वजह से उसका एक गोल है। हम टारगेट करते हैं कि हमारे साथ 20,000 लोग काम करें 2029 तक। वो हमारा गोल है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत खूब, लगभग 1 घंटा होने वाला है। बहुत मज़ा आया इस एमबीए इन रिटेल बिजनेस में। आपके ब्रांड ने ललित जी पूरे भारत का लुक चेंज किया है। आपने सिखाया कि कम बजट में ज़्यादा बचत कैसे की जा सकती है ताकि शॉपिंग भी हो और स्मार्ट सेविंग भी हो। मेरे को क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ के जो 7-8 बेनिफिट समझ में आए, वो मुझे बहुत मेरा फेवरेट पॉइंट था। आपसे पूछना चाहता हूँ आपका फेवरेट पॉइंट क्या है, आपको क्या अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप भी अपना बिजनेस ऐसे ही बढ़ाते रहिए, इंडिया को स्टाइलिश बनाते रहिए। ललित जी, हमारे शो पे आने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यूअर्स का वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका भी प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।